हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। ठीक है, जल्दी से लाइव में आ जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी क्लास में जुड़ पाएँ और आज के जो क्लास होने वाली है ना साथियों, आप देख पा रहे होंगे, आज का जो चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर आपको देख कर के अंदाज़ा लग गया होगा कि ये छठा दिन है आपके क्रैश कोर्स का और चैप्टर नंबर 6 है आपका। छठा दिन है आपका और छठा चैप्टर है आपका काव्य खंड का। ठीक है, जल्दी से आपको शेयर कर देना है अपने सभी दोस्तों को, यारों को, सभी को बुला लीजिए लाइव क्लास में। ठीक है, और अंत तक बने रहना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हेलो कोमल है, मनखुश है, चलो सक्षम सिन्हा जी बहुत अच्छे भैया, आ जाइए सभी कोई लाइव में आ जाइए। आवाज ठीक ठाक जा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है वॉइस में, सब क्लियर है? यस सर। अरे तू कहाँ है जी? है, आ जाओ। सब सही है भैया, बताओ जल्दी से बताओ ना। यस सर, यस सर, यस सर, नमस्ते सर, नमस्ते सभी को, नमस्ते। जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाइए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। शेयर करना नहीं भूलिएगा आप सभी, शेयर करते रहना है भैया हमारे। ठीक है, चलिए जी। कहते हैं कि बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी हमारे सभी विद्यार्थी जी कर रहे हैं अभी की समय में। 2026 की तैयारी हो रही है और आप हमसे पढ़ रहे हैं हिंदी। आप हमसे पढ़ रहे हैं हिंदी। किनसे पढ़ रहे हैं गुरुजी? हमसे पढ़ रहे हैं। आप हमसे पढ़ रहे हैं हिंदी और मैं आज आपको चैप्टर नंबर पढ़ाऊंगा 6। चैप्टर नंबर पढ़ाऊंगा 6 और यह जो चैप्टर है ना साथियों, ये है अंतिम मौका वाला यानी क्रैश कोर्स, यानी कि अंतिम मौका है आप लोगों के लिए, सभी के लिए। ठीक है, और बच्चों ये जो चैप्टर है, जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर का लेखक इसलिए विशेष है क्योंकि इस लेखक महोदय जो है, ये रामधारी सिंह दिनकर महोदय जो है, अपने बिहार के बेगूसराय जिले से है। बच्चों कितना महत्वपूर्ण है हम बिहारियों के लिए, है ना? हम बिहारियों के लिए कितना मतलब गर्व की बात है कि हमारे बिहार से, बेगूसराय जिला से, है ना, बिहार के बेगूसराय जिले से है ये कौन? रामधारी सिंह दिनकर। सबसे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानेंगे, कवि ये लेखक परिचय में, कवि परिचय में। तो पहले हम रामधारी सिंह दिनकर का पूरा जीवन परिचय जानेंगे, फिर उसके बाद राहुल जी, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म। ठीक है, यस सर। नमस्ते सर, नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है जॉस स्टडी क्लासेस पर। जॉस स्टडी क्लासेस, जॉस स्टडी क्लासेस पर आप सभी तमाम विद्यार्थी जी का बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थी जी बात करते हैं तो पहले हम लोग श्री गणेशाय नमः करते हैं, भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लेते हैं, है ना? आशीर्वाद लीजिए जल्दी से आशीर्वाद लीजिए प्रभु का और चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। यस सर, एक मोटिवेशन सुन लेते हैं भैया, देखिएगा। कहते हैं, अमन राज जी सुनिएगा, कि आंसू ना होती तो आंख इतनी खूबसूरत ना होती। वाह 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 वाह। आंसू ना होती तो आंख इतनी खूबसूरत ना होती, आंसू ना होती तो आंख इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कोई कीमत नहीं होती। आंसू ना होता तो आंख इतनी खूबसूरत नहीं होती, दर्द नहीं होता तो खुशी की कोई कीमत नहीं होती। अगर मिल जाता, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो इस दुनिया में किसी को किसी चीज की कमी ही नहीं होती। विद्यार्थी जी, सिर्फ चाहने से अगर सब कुछ मिल जाता तो बताइए किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज की कमी होती क्या? होती क्या? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता था। जैसे ही हम चाह रखेंगे कि हमें 4 चक्के वाली गाड़ी चाहिए, तुरंत गाड़ी आ जाए मेरे सामने में। अमन राजी कह रहे सर यूपी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो भाई आप। चलो, जॉस स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है, बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। रवि जी है, कोमल जी है, ज्योति प्रिया है, अमन है, ठीक है, राहुल जी है, बहुत सारे हमारे साथी लोग जुड़े हुए हैं। तो आइए सबों का स्वागत करते हैं हम हिंदी की क्लास में। कौन सी क्लास में गुरुजी? हिंदी।
अरे वही हिंदी जिसमें लगा देना है सबको बिंदी। अगर आप हिंदी की बात कर रहे हो गुरुजी, तो हिंदी को पहले हम दो पुस्तक में बांटेंगे। कितने पुस्तक में बांटेंगे गुरुजी? दो पुस्तक में बांटेंगे। पहले को बोलेंगे हम लोग गोधूली। पहले को क्या बोलेंगे भैया? भैया पहले को बोलते हैं गोधूली, और दूसरे जो पुस्तक है उसको बोलते हैं वर्णिका। पहले को बोलते हैं गोधूली और दूसरे को बोलते हैं वर्णिका। यह जो है सर्वविदित है, सबकी जानकारी में है ये बातें, है ना, छिपी हुई बातें नहीं है। गोधूली के दो पाठ हम लोग करेंगे। तो एक पाठ में आते हैं गद खंड। कौन से खंड गुरुजी? गद खंड। गद खंड एक पाठ में है हमारे गद खंड, और दूसरे पाठ में है हमारे काव्य खंड। काव्य खंड एक पार्ट में है गद्य खंड और दूसरे पार्ट में है काव्य खंड। आप सभी यह भी जानते हैं हमारे साथी, है ना, हमारे लाडलो, कि गद्य खंड में गुरुजी 12 चैप्टर है। और और मैं बात करूं अगर कि काव्य खंड में कितने चैप्टर है, तो काव्य खंड में भी गुरुजी 12 चैप्टर है। कितने चैप्टर है भैया बताओ? 12 चैप्टर है सर। हाँ सर, सब्सक्राइब कर दिए हैं चैनल को, बहुत अच्छा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, 12 चैप्टर गदखंड में है, 12 चैप्टर काव्यखंड में है। और वर्णिका की बात की जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर है। तो बताइए कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं? अगर सर टोटल की बात करें ना, टोटल चैप्टर की बात करें, टोटल टोटल चैप्टर की बात करें गुरुजी, तो 12 गदखंड, 12 काव्यखंड और 5 वर्णिका का, तो टोटल हो जाता है गुरुजी 29 चैप्टर। कितने चैप्टर? 29 चैप्टर हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये पूरा गद्य खंड जो है, सभी के सभी वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी वाले प्लेलिस्ट में सभी चीजें आपको वहां मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेशन पर जाते हैं तो सभी वीडियो का आपको नोट्स, पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर आप बात करते हैं गुरुजी, इस ये 12 कंप्लीट है। काव्यखंड का आज जो हो रहा है छठा अध्याय, छठा चैप्टर हो रहा है ब्रो, विकास ब्रो, छठा चैप्टर आज हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है इसके पीछे के जो 5 चैप्टर है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो जल्दी से एक बार दिल बना करके भेजिए गुरुजी, हम लोगों ने क्रैश कोर्स में 5 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। कितने चैप्टर खत्म कर लिए हैं? 5 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। आइए मैं एक एक करके आपको बताता हूं। पहला चैप्टर आपने पढ़ा राम नाम बिनु, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। और इस चैप्टर के लेखक साहब कवि महोदय थे गुरु नानक, गुरु नानक, गुरु नानक साहब थे, है ना, आप सभी जानते हैं। फिर आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया? तो पढ़ा था गुरुजी प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम अयनी श्री राधिका। और इस चैप्टर के लेखक थे हमारे रस खान महोदय, रस खान महोदय, है ना। फिर आपने तीसरे चैप्टर में क्या पढ़ लिया था? तीसरे चैप्टर में पढ़ लिया गुरुजी अति सूधो, अति सूधो, अति सूधो स्नेह को मारग। अति सूधो स्नेह को मारग के जो रचयिता है वो है हमारे घनानंद साहब। कौन है? घनानंद साहब है। चौथा चैप्टर था हमारा, चौथा चैप्टर क्या था भैया बताओ जल्दी से? चौथा चैप्टर में क्या है? मैं भी, हाँ, हाँ सर बिल्कुल, आप लोग भी लाइव में थे गुरुजी, विकास भैया आप भी लाइव में थे, मैं भी आपके लाइव में, है ना। यस सर, यस सर, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो और बात करते हैं हम 5वें चैप्टर की ना, नहीं चौथे चैप्टर की बात करेंगे। तो चौथे चैप्टर में आपने पढ़ा था स्वदेशी। क्या पढ़ा था गुरुजी? गुरुजी हमने पढ़ा था स्वदेशी। और स्वदेशी के जो रचनाकार थे वो कौन थे? तो स्वदेशी के रचनाकार थे हमारे कौन? बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन स्वदेशी के लेखक थे। यही था ना जी? हाँ सब। आगे जब बात करते हैं, आगे जब बात करते हैं 5वें चैप्टर की, तो 5वां चैप्टर का नाम था भारत माता, भारत माता। क्या नाम था भैया? भारत माता नाम था। और इस चैप्टर के जो लेखक थे वो थे हमारे पंत जी। कौन थे? पंत जी। पूरा लिख दें, पूरा लिख दें, सुमित्रा नंदन पंत। क्या नाम था? सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। क्या नाम था भैया? भैया बताओ ना। गुरुजी सुमित्रा नंदन पंत जी इनका नाम था। और हम लोग अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। और आज के चैप्टर में क्या होने वाला है साथियों? आज के चैप्टर में होने वाला है जनतंत्र,
जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म, और इस जनतंत्र के जन्म का जो लेखक है वो हमारे हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ये है हमारे लेखक साहब। और आज जो है हमारी पूरी जो है पूरा प्रवचन जो है साथियों, पूरी व्याख्या जो है इन्हीं पर है, इन्हीं पर है। किन पर भैया? तो जनतंत्र के जन्म के कवि जो महोदय हैं रामधारी सिंह दिनकर पर। तो कैसा लगा आपको यह जानकारी? जल्दी से आप बताएंगे, है ना? हम कर लिए इसका रिकैप। क्या कर लिए? रिकैप कर लिए बच्चों, है ना? आ जाइए, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम आपको लेकर के चलते हैं अगले में, अगले क्लास में लेकर के चलते हैं। सीधा हम आपको लेके चलते हैं अब रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय पर। आप इनके बारे में जानिएगा, हम इनके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग यस सर करके भेजें ताकि हम समझ पाए। आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। ओ सर बताओ भाई कैसे हो? मस्त है सर, मस्त है, अच्छे हैं, अच्छे हैं। हाँ सर, हाँ सर, बहुत अच्छा सर। रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, सोनम जी भी आ चुकी है ना? राजमणि कुमार भी आ चुके हैं, किशन जी भी आ चुके हैं, ज्योति प्रिया आ चुकी है, सालोक जी आ चुके हैं, है ना? चलिए, रवि जी भी है। बहुत अच्छा। चलिए बच्चों, अब मैं वहां ध्यान नहीं दूंगा, अब मैं अपने कंसेप्ट पर ध्यान देता हूं, आप लोग ध्यान देंगे। देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनके विषय में, इनको राष्ट्र कवि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राष्ट्र कवि। प्यारे विद्यार्थी जी, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, परीक्षा में पूछा जाएगा कि राष्ट्र कवि किसको कहते हैं, राष्ट्र कवि कौन है। बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। गुरु नानक साहब, प्रेम घन, सुमित्रानंदन पंत, है ना, और रामधारी सिंह दिनकर, इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। तो भैया समझ लेना, दुल्हन वही जो पिया मन भावे दुल्हन वही जो पिया मन भावे, ऑप्शन वही जो समझ में आवे। तो जो चीज समझ में आएगा वहीं पर टिक मारना है। ऐसे नहीं कि जो पसंद आया उसी को लेके उड़ जाना है, नहीं। जो दिल और दिमाग में बैठे, लगे कि हाँ भैया यही सही है, वहां पर सोचेंगे। हाँ, ये जो है बिहार के बेगूसराय में इनका जन्म होता है। मैं बताता हूं आपको भैया, इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म देखिए भैया, तो कहते हैं कि 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। कल आपने पढ़ा था, उनका जन्म सीधा सीधी 1900 ईस्वी में था, और इनका जन्म जो है 1908 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1908 ईस्वी में हुआ। तो हम कह सकते हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में जो हम कल पढ़े थे, उनसे ये 8 वर्ष छोटे थे। ठीक है, हालांकि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है सर, हम दुबई से हैं और हम आपका वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हम बिहार से हैं। ठीक है, बिहार से है लेकिन दुबई में रह रहा है। बहुत अच्छा है, दुबई में। और दिखाओ, शेख साहब सबको दिखाओ भाई वीडियो, है ना, हबीबी साहब सबको दिखाओ है। चलो भैया, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी, 1908 ईस्वी याद रखो, 23 सितंबर 1908, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म होता है। सिमरिया गांव, बेगूसराय जिला, राज बिहार। कितने गर्व की बात है साथियों, बताओ कितने विद्यार्थी जी बेगूसराय से है, जल्दी से बताइएगा। बेगूसराय वाले हाथ उठाइएगा एक बार, दोनों हाथ उठाइएगा एक बच्चा कह रहा सर हम पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से है। देखो भैया, हम पाकिस्तान को गरियाते बहुत है, तू बुरा मत मानना बुरा मत मानना तू, है तो इंडिया के हो ना हो तो इंडिया के। है कहा, कहाँ कहाँ भाग रहे हो भाई। चलो भाई, देखो कहते हैं कि सिमरिया बेगूसराय बिहार में इनका जन्म हुआ, और निधन जो हुआ है ना साथियों, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। देखिएगा प्यारे साथियों, कहते हैं कि इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ, 23 सितंबर 1908। मृत्यु हो गया 24 अप्रैल 1974। 23 तारीख को जन्म, 24 तारीख को मरण। लेकिन महीना में अंतर है, साल में अंतर है। इसको ऐसे याद रखना है, 23 सितंबर 1908, 24 अप्रैल, 24 अप्रैल 1974। चलिए, एक साथी है सर हम बस नहीं से है। अरे भैया, हमारे क्षेत्र के हो आप तो,
नाम बताना भाई, अपना कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताना, वास्तविक नाम बताना क्या हो। बस नहीं, जो हमारा हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, हमारा जो जन्म स्थली है, कर्म स्थली है, हाँ वहां से है आप। सावित्री जी, बहुत अच्छा। ठीक है, मैं भी आपके ही क्षेत्र से आता हूँ। ठीक है, आ जाइए, हम लोग का भी थाना बस नहीं ही पड़ता है, आपका भी थाना बस नहीं ही पड़ता होगा। आपका तो गांव ही बस नहीं है, लेकिन थाना आपका बस नहीं होता होगा। ठीक है, आ जाओ भाई, आगे चलते हैं। कहते हैं कि 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी जो माँ है ना बच्चों, उनकी माँ का नाम है मनरूप देवी। क्या नाम है भैया बताओ? मनरूप देवी नाम है, एक व्यक्ति है। सर हम बस नहीं से पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम कोचिंग में गए हुए थे, आपके कोचिंग में। हाँ सर, बहुत याद है हमें। बस आपका चेहरा याद है उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें याद है आप लोग। ठीक है, यस भैया। देखिए आगे कहते हैं कि कितना था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी की बात है। बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, मनरूप देवी ने एक बच्चे को जन्म दी, और उस बच्चे का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। और इनके पिताजी का नाम है बच्चों रवि सिंह। क्या नाम है? रवि सिंह इनके पिताजी का नाम है। और कहते हैं कि दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव के आसपास में हुई हुई हाँ, तो जो बच्चे गांव में जन्म लेते हैं तो उसका पढ़ाई लिखाई तो शुरुआत तो गांव से ही होगा। ऐसा है, होता है, अधिकतर देखा गया है। तो आपको यहाँ से डाटा क्या याद रखना है गुरुजी? गुरुजी ये बताइए, हमें इस पेज में से क्या क्या याद रखना है? तो पहला चीज जो है आपको याद रखना है कि इनका जो है जन्म कब हुआ, बताओ। हमारे साथ में बताना है विद्यार्थी जी। तो तुरंत कहिएगा, इनका जन्म हुआ 23 सितंबर, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कब हुआ गुरुजी? 1908 ईस्वी को। अगर आपको मैं पूछूं कि इनका जन्म कहाँ हुआ है साथियों, बताओ कहाँ हुआ है जन्म? तो कहना है गुरुजी, बिहार के, बिहार राज्य हो गया, बिहार के बेगूसराय, 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 बेगूसराय के सिमरिया, बिहार बेगूसराय के सिमरिया, सिमरिया, बेगूसराय के सिमरिया में कब हुआ था? है बिहार के बेगूसराय के सिमरिया में इनका जन्म हुआ है ना। कहते हैं बच्चों, इनके पिता का क्या नाम है? पिता का नाम बताओ ना साथियों। पिता का नाम है रवि सिंह। क्या नाम है? रवि सिंह। क्या नाम है भैया? इनका नाम है रवि सिंह। इनके माता जी का क्या नाम है? माता जी का नाम, माँ का नाम बताओ। तो माँ का नाम है गुरुजी मनरूप देवी। क्या नाम है? मनरूप देवी इनकी माता जी का नाम है। कैसा लगा आपको यह जानकारी, जल्दी से बताओ बच्चों। अगर आप हम आपसे पूछें कि बताओ साथियों, इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु कब हुई? कब हुई इनकी मृत्यु, है ना? चलो यही लिख देते हैं, यही लिख देते हैं। मृत्यु, निधन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? निधन लिख देते हैं। तो निधन कब हुआ है साथियों? तो निधन हुआ है 24 अप्रैल, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी की बात है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं, ताकि हम यहाँ से आगे बढ़ पाए, है ना। इस पेज से मात्र आपको इतनी चीजें याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं याद रखनी है। बाकी और चीजों पर ध्यान नहीं देनी है आपको, बस इतना कर लें, इतना कर लें भैया, काफी है। आगे कहते हैं 1928 ईस्वी की बात है। उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक, और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए किया। इतिहास में बीए ऑनर्स किया था। कहते हैं 1928 की बात है, 1928 की बात है भैया। कहते हैं मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से, कहां से? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक की। क्या की भैया? मैट्रिक की। 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए कर लिया। क्या कर लिया? बीए कर लिया। वे एच क्या है, HE स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक भी रहे, है ना। बरबीघा में इन्होंने अपना कार्यभार जो है प्रधानाध्यापक के रूप में शुरू किया, है ना। हेडमास्टर बन गए। जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति रहे थे। उप कुलपति पद पर रह चुके थे। एक व्यक्ति में इतनी प्रतिभा थी, समझ सकते हैं कौन कौन से पद इनको मिले हैं, कौन कौन से पद पर ये आसीन हुए हैं। ठीक है,
हाँ, सर कैसे हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ भैया, आप कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ मैं। आ जाइए ठंड गिर चुकी है ना? सर्दी बढ़ चुकी है। अब थोड़ा-सा सबको सँभल करके रहने की ज़रूरत है ना? ठंड अब लगने लगी है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। डेली आपको प्रतिदिन जो है आपको लाइव क्लास में जुड़नी है, ठीक है? ऑफ़लाइन आप कहीं से पढ़ो साथियों, मैं कभी मना नहीं करूँगा कि आप ऑफ़लाइन नहीं पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। बिल्कुल पढ़ना है ऑफ़लाइन आपको, लेकिन जो भी समय आप फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम के फ़ालतू चीज़ों में देते हो, वो समय आपको यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास में दे देना है, ठीक है? अगर आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो तो फ्री पढ़ लोगे, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो, ये सब नोट्स वगैरह लेकर के हमारी टीम से अच्छे से जुड़ करके पढ़ना चाहते हो, तो प्ले स्टोर पर चल जाना, मात्र ₹99 में आपको परीक्षा तक की तैयारी यहाँ से कराई जाएगी। और हमने जब क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, उस वीडियो को जाकर के आप लोग देखिएगा, वीडियो इसी इसी चैनल पर है। क्रैश कोर्स लॉन्चिंग वाला वीडियो है। उसके लास्ट में हम लोगों ने एक अनाउंसमेंट किया था कि जो भी बच्चे हमसे जुड़ करके हमारी टीम से जुड़ करके पढ़ेगा और परीक्षा में 300 नंबर लाएँगे तो उसको क्या गिफ्ट मिलेगा। 350 नंबर लाएगा तो हमारी टीम की तरफ से उसको क्या मिलेगा, 400 नंबर लाने पर क्या मिलेगा, 450 लाने पर क्या मिलेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता कर लेनी चाहिए और इसी चैनल पर है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। बाद में अभी मत देखिएगा, अभी आप लोग लाइव में बने रहिए। यह क्लास खत्म होगी तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा और जो भी न्यू साथी हमारे आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब आप अपने लिए करना है ना? ताकि आपका जो है एक सहयोग हमारी टीम को मिल सके, ठीक? चलिए, भैया आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत यहाँ से इसमें ज़्यादा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो हर चीज़ महत्वपूर्ण है इसमें, है ना? तो एक नज़र में सिर्फ़ इसको देख लीजिए आप। मैट्रिक कब किया? तो 1928 में। बीए कब किया? 1932 ईस्वी में। प्रधानाध्यापक कौन रहा? रामधारी सिंह दिनकर। जनसंपर्क विभाग में कौन रहा? तो रामधारी सिंह दिनकर, है ना? यस सर, सक्षम सिन्हा जी। क्या है बताइए सर क्या मिलेगा? हाँ भैया वीडियो में देख लेना ना, बहुत अच्छे से मैं बता चुका हूँ। शायद अभी मैं कुछ और बोल दूँ, लेकिन वहाँ जो लिखा गया है ना बच्चों, जो लिख दिए हैं वो मिलेगा। जो लिख दिए हैं वो मिलेगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? अभी मैं कुछ बोल दूँ, फिर कहोगे कि सर ऐसे कैसे होगा? है ना? सर हम न्यू स्टूडेंट हैं राजमणि कुमार। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, तो इसका एक ही उपाय है। क्या उपाय है? तो या तो हम हमारी टीम से संपर्क करके फ़ोन नंबर से संपर्क कर लें, सजेशन ले लें, या प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जॉस स्टडी क्लासेस, और उस एप्लीकेशन से आप लोग जो है अपना बैच परचेज़ कर लीजिए। सारी सुविधाएँ आपको मिल जाएगी वहाँ से। चलो, आगे बढ़ते हैं साथियों। कहते हैं कि दिनकर जी जितने बड़े कवि थे, भैया देख लो, जितने बड़े कवि थे, कवि का मतलब कविता लिखना, जितने बड़े कवि थे, उतने ही बड़े गद्यकार भी थे। क्या थे? गद्यकार भी थे। तो ऑप्शंस में आपको रहेगा कि रामधारी सिंह दिनकर क्या थे? रामधारी सिंह दिनकर क्या थे? तो ऑप्शंस में आपको रहेगा कवि, गद्यकार और दोनों। तो वहाँ टिक कर देना है दोनों, टिक कर देना है दोनों। हाँ साथियों। रवि जी कह रहे हैं सर हम पूर्णिया जिला से हैं, कभी-कभी मेरा भी नाम ले लिया कीजिए। हाँ भैया, आप ही तो है पूर्णिया जिला से, है ना? चलो, उनकी भाषा जो है कुछ भी छिपाती नहीं है। मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना ऐसी है, उनकी भाषा में कुछ नहीं लगेगा कि ऐसा छिपा हुआ है, कुछ छिपा हुआ है। इश्यू चल रहा है, ऐप पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए डायरेक्ट आप लोग को यहाँ लिंक मिल रहा है, ठीक है? हाँ। अमीश जी है हमारे साथ। 12th का सर क्या हुआ? हाँ भैया 12th हे प्रभु! 12th का भी नोट्स अवेलेबल हो चुका है, आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर के ले सकते हो। 12th आर्ट्स के जितने भी बच्चे हैं, सभी कोई प्ले स्टोर पर विजिट कर सकते हैं। 12th का नोट्स दिया जा चुका है, लाइव क्लासेस नहीं हो रही है सिर्फ, है ना? नोट्स वगैरह ले सकते हो आप लोग। आइए साथियों, कहते हैं उनकी जो भाषा है कुछ नहीं छिपाती है, सब कुछ उजागर कर देती है। उनकी प्रमुख रचना का नाम याद रख लीजिए। 100% ये पूछा जाता है रणबीर यादव जी, 100% पूछा जाता है मेरे भाई। कहते हैं कि प्रण भंग किसकी रचना है? तो कहना है रामधारी सिंह दिनकर की। रेणुका किसकी रचना है? तो गुरुजी रामधारी सिंह दिनकर की। हुंकार किसकी है? सर इसी की है। रसवंती किसकी है? सर इसी की है। कुरुक्षेत्र किसकी है? गुरुजी इसी की है। कुरुक्षेत्र का मतलब समझ रहे हैं ना?
आप लोग महाभारत का नाम सुने होंगे। महाभारत की जो लड़ाई हुई थी साथियों, वो महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई थी। कहाँ हुई? सन्नी कुमार जी, गुड इवनिंग सर। है भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ, कोई दिक्कत भैया बताओ। ये जो कुरुक्षेत्र आप देख रहे हैं, आप जो महाभारत सुनते हैं, भगवान कृष्ण वाला, अर्जुन नकुल सहदेव पांडव कौरव वाला, वो सब जो सुनते हैं, वो सब जो है, उस जो लड़ाइयां हुई थी, कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में। सर ऑब्जेक्टिव कराइए ना। ए भैया, पहले कंसेप्ट पढ़ लो, फिर ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ऑब्जेक्टिव हम समझ रहे हैं कि आप जानते हैं, लेकिन जो बच्चे न्यू है, हमें क्रैश कोर्स में पढ़ाना है। हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, फिर इसी कॉन्सेप्ट में से हम आगे जो है ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। आपके लिए ऑब्जेक्टिव तैयार है, 50 ऑब्जेक्टिव तैयार है। आपको जवाब देना है भैया, समय दो ना भैया। सबर का फल मीठा होता है, सबर करो ना, रुको जरा, सबर करो। हम आपसे आगे पूछने वाले हैं कि प्रणभंग किसकी रचना है, रेणुका किसकी रचना है, हुंकार किसकी रचना है, रसवंती किसकी रचना है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, रश्मि रथी किसकी रचना है, नील कुसुम किसकी रचना है, उर्वशी किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है उर्वशी। और परशुराम को प्रतीक्षा किसकी रचना है, हारे को हरिनाम किसकी रचना है। ये सभी प्रश्न हम आपसे आगे पूछने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सेशन में, अभी जस्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पंकज, पंकज चलो यहाँ, चलो। ये समझ में आ गई बात है? यस सर। आगे कहते हैं, ये समझ में आ गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना है आपको। आगे कहते हैं कि काव्य कृतियों की जब मैं बात करूं, ये इनके क्या थे, ये इनके थे प्रमुख रचना। अब आते हैं काव्य कृतियां पर, तो मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर, और कहते हैं संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। देखिए, अभी जो है 18 प्लस 16-18 बच्चे देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बार शेयर कर दीजिए, ताकि और साथी जुड़ पाए, है ना। सब मिल करके पढ़ाई का आनंद लीजिए, ताकि हमको भी लगेगा कि हमारे साथ इतने बच्चे जुड़े हैं, हम इतने लोगों के लिए अभी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे बच्चे जो है बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख लेते हैं, लेकिन लाइव का तो कुछ अलग ही मजा आता है। फेस टू फेस हो रहा है ना अभी। आपका फेस नहीं आ रहा है लेकिन आ जाओ। कहते हैं कि मिट्टी की ओर किसकी रचना है, तो दिनकर जी की। संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। संस्कृति के 4 अध्याय याद रख लेना, है ना। रश्मि रथी याद रख लेना है, और प्रणभंग रख लेना है याद, है ना। उसके बाद रेणुका याद रख लेना है, ये है। और आगे कहते हैं वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर को डायरी आदि, ये सभी इनकी जो है गद्य कृतियां हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सभी क्या है, गद्य कृतियां हैं। और इधर जो आपने देखा, ये सभी है इनकी काव्य कृतियां। कौन सी कृतियां? काव्य कृतियां। कौन सी कृतियां गुरुजी? काव्य कृतियां। कौन सी कृतियां? काव्य, काव्य कृतियां, काव्य कृतियां है ये। और आगे जो हम लोग ये देखने हैं, ये सभी है इनकी गद्य कृतियां। कौन सी कृति? गद्य कृतियां। कौन सी कृतियां भैया? ये है इनकी गद्य कृतियां, गद्य कृतियां, गद्य कृतियां है इनकी। कोनो दिक्कत है तो बताओ, बताओ मेरे भाई। ज्योति प्रिया जी है, राजमणि जी है, मनखुश जी है, रणवीर जी है, मेरे भाई सत्यम सिंह टाइगर जी भी आ चुके हैं, रवि जी भी आ चुके हैं, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस पर मिला साहित्य अकादमी? बताओ बताओ बताओ, किस पर मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार? ए भैया बताओ ना। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है, किस रचना पर? किस रचना पर मेरे बच्चे बताएंगे कि गुरुजी संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति, संस्कृति के 4 अध्याय। यह जो संस्कृति के 4 अध्याय वाली रचना है, इसी रचना पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और बच्चों, और जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उर्वशी पर इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हम आपसे पूछेंगे आगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? तो हमारा विद्यार्थी बताएगा गुरुजी, उर्वशी वाली रचना पर।
उर्वशी पर जो है इनको ज्ञानपीठ मिला था, साहित्य अकादमी मिला था संस्कृति के 4 अध्याय पर। बहुत अच्छा सक्षम सिन्हा जी, गेमिंग सत्यम जी, है ना? चलिए भैया आगे मजा आने वाला है, देखते हैं ना। पहले थोड़ा सा आप इंतजार करेंगे, उसके बाद आनंद ही आनंद आएगा, अति आनंद आएगा मेरे भाई। थोड़ा सा तो रुको, विश्वास तो करो। आगे कहते हैं कि उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण, कौन सा भूषण भैया, ए भैया, ए गुरुजी मेरे, पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। और वो जो है मेरे भाई राज्यसभा के सांसद भी है, सांसद भी रहे हैं। ए भैया कितनी बड़ी उपलब्धि है, पद्म विभूषण सम्मान भी मिला है और हमारे राज्यसभा में सांसद भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, है ना? चलिए चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अब हम आपको आगे कहते हैं कि दिनकर जी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि है। उत्तर छायावाद कौन से? उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। वे जो है ना भारतेंदु युग से प्रवाहमान राष्ट्रीय भाव धारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में की थी। कौन से दशक में भैया? तो 30 के दशक में, 30 के दशक में कर दी थी। किंतु अपनी संवेदना और भाव बोध से वे चौ क्या है चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में पहचाने गए। उन्होंने प्रबंध, मुक्त मुक्तक, गीता गीत प्रगीत, काव्य नाटक आदि अनेक काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की है। एक याद रख लेना है आपको, गीत प्रगीत, गीत प्रगीत किसकी रचना है? तो कहेंगे हमारे साथ गुरुजी, यह भी जो रचना है यह भी रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ठीक है चलो भाई आ जाओ। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद के कवियों में उनकी उपलब्धियां जो है सबसे अधिक और उत्कृष्ट है। भारतीय और पश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन अनुशीलन विस्तृत एवं गंभीर है। उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना है और समाज राजनीति दर्शन का वैश्विक परिप्रेक्ष्य बोध है जो उनके साहित्य में उनके स्तरों पर व्यक्त होता है। ये वाली बात है। कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की यह प्रस्तुत कविता जो है आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। सदियों की देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, सही बात है कि? और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई। भारत में किसकी प्रतिष्ठा हुई? जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जनतंत्र को साथियों लोकतंत्र भी हम कह सकते हैं, लोकतंत्र भी हम कह सकते हैं। हमारे साथ है प्रिंस कुमार यादव जी, जो कि विजन स्टडी सेंटर के बच्चे हैं, है ना? विजन स्टडी सेंटर के बच्चे हैं, इनसे हमारी मुलाकात भी हुई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे भाई। सब्सक्राइब करके जाना है, लेकिन अभी जाना नहीं, पढ़ के जाना, पढ़ के जाना। आए हो तो कुछ ले करके जाना है। जनतंत्र को हम लोग आजकल लोकतंत्र कह सकते हैं राहुल जी। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास सा करता है, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। इस कविता का ऐतिहासिक महत्व है। कहते हैं कि बहुत दिनों से जो हमारा भारत गुलाम रहा, है ना, राजाओं महाराजाओं के द्वारा, शासकों के द्वारा जो शोषित किया गया हमारे देश को, जब हमने धीरे धीरे जो वो राख जो है सुगबुगाने लगी, विक्रम कुमार जी, सुगबुगाने लगी, तब जाकर के जो है जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई, अर्थात लोकतंत्र की स्थापना हुई। और लोकतंत्र में जो है कोई राजा राजा नहीं बनता है, लोकतंत्र में राजा का राज नहीं होता है, यहाँ जनता ही राजा बनती है ना? करोड़ों के भीड़ में से करोड़ों जनता, है ना, अपना मत जो है किसी एक व्यक्ति को दे करके उसको जो है उस सिंहासन पर बिठाते हैं, और वो भी हमारे यहाँ की ही जनता है। विक्रम कुमार करे प्रणाम सर, प्रणाम। कहते हैं, समझ रहे हैं ना बात को? इस कविता का ऐतिहासिक महत्व है बच्चों। ये आपका हुआ आज समाप्त। क्या समाप्त हो गया? कवि परिचय समाप्त हो गया। एक बार दिल बना करके भेजेंगे आप लोगों को, कवि परिचय कैसा लगा? कवि परिचय कैसा लगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कैसा लगा आपको कवि परिचय, कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग, आप लोगों को कवि परिचय कैसा लगा?
कैसा लगा हमारे भैया, बताओ ना दीदी, कवि परिचय आप लोगों को कैसा लगा? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। चलिए आगे आ जाते हैं हमारे विद्यार्थी जी, अब चैप्टर पे आ जाते हैं। चैप्टर की बात करते हैं अब। सदियों की ठंडी बूझी, सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी। सदियों की ठंडी बूझी राख अब सुगबुगा उठी। मिट्टी सोने की ताज पहनकर इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। विद्यार्थी जी, रामधारी सिंह दिनकर जी कितने अच्छे शब्दों में कह रहे हैं कि सदियों की जो बूझी हुई ठंडी राख थी, राख कहते हैं बच्चों छौर को, जो हमारे माता जी बहन जी सब घर में चूल्हे जलाती है ना, लकड़ी पे खाना जो बनाती है, तो लकड़ी के जलने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं राख, है ना। उस राख में अब बताओ, उसमें तो अग्नि नहीं है, वो सदियों से हजारों वर्षों से जो राख की ढेरी रखी हुई थी, उसमें धीरे धीरे सुगबुगाहट होने लगी है, सुगबुगाहट होने लगी है, उसमें अग्नि प्रज्वलित होने लगी है धीरे धीरे। और उसकी तुलना कर रहे हैं यहाँ की जनता से, भारतीय जनता से। जो जनता पहले राजाओं महाराजाओं के द्वारा, फलना राजा मुगल अकबर बाबर फलना चिलना, बहुत से राजाओं महाराजाओं ने शासन किया इस पर। फिर से अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक, 200 साल तक हमारे देश को कब्जा करके रखा। इन दोनों ने, अंग्रेजों ने और राजाओं महाराजाओं ने बहुत अत्याचार किया। लेकिन आज जो है धीरे धीरे वही जनता उसी के अंदर जो है धीरे धीरे राख की तरह उसमें सुगबुगाहट होने लगी है। अब जो है मिट्टी, जो है मिट्टी साथी अर्थात जनता जो है सोने की ताज पहनने के लिए आतुर हो रही है, व्याकुल हो रही है। अब खुद राजा बनना चाह रही है, मतलब राजा को हटाओ, अब जनता का शासन चलेगा। अब कहते हैं दो राह ए महाराज, ए अंग्रेज, रास्ता दो, हटो हटो, साइड हटो, जल्दी यहां से हटो, जल्दी यहां से हटो, जनता आ रही है। समय के रथ का घर घर नाद सुनो। जब घड़ी चलती है ना बच्चों, तो सुई जब भी चलती है तो खट 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 आवाज आती रहती है। जब रथ चलता है, रथ के पहिए के घर 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 आवाज आती है। तो दिनकर जी कह रहे हैं कि सुनो उस आवाज को, उस आवाज को सुनो, देखो जनता आ रही है, तुम सिंहासन खाली करो महाराज, सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है। कौन आ रही है भैया, बताओ ना। गुरुजी, जनता आ रही है। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, 14 तारीख को और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। 14 तारीख को और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। हाँ, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, मोहिनी जी भी आ चुकी है, वेलकम 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 वेलकम। चलिए, इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर जी कहते हैं, सदियों की ठंडी बूझी हुई राख में सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है, अर्थात क्रांति की चिंगारी भड़क उठी है। लोगों, जो लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे थे, अत्याचार दुख सह करके रह रहे थे। भारत माता वाले चैप्टर में पढ़े थे ना आप लोग, 30 करोड़ जनता के पास खाने पीने के लिए उतना मतलब अन्न नहीं है, कपड़े पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं है, ऐसे ऐसे लोग थे हमारे भारत में। और कहते हैं कि उसी सब जनता के अंदर जो है चिंगारी की क्रांति की तरह चिंगारी आ रही है ना। यानी कि जनता सोने की ताज पहनने के लिए व्याकुल है, जनता जो है अपना राज लाने के लिए, लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए व्याकुल है। क्या है, व्याकुल है। सर आज सरप्राइज बताइए, सरप्राइज बताएंगे बताएंगे बताएंगे। जो चीज भैया जितना लेट होती है ना, उतना जबरदस्त होती है। ठीक है सक्षम सिन्हा जी, हम आपकी भावनाओं को, भावनाओं का सम्मान करते हैं। आपके अंदर क्या व्याकुलता उठ रही है, क्या सोच रहे हैं आप, मैं भी समझ सकता हूं, लेकिन समय आने पर हम खुद बताएंगे। सूचना हम दिए हैं तो उसको बताएंगे हम ही। ठीक है, तब तक भैया दिल में जगह बनाए रखिएगा बस। कहते हैं अर्थात जो है साथियों, सोने की ताज पहनने के लिए व्याकुल हो रही है। राह छोड़ो, अरे भैया रास्ता दो, जल्दी यहां से हटो, समय साक्षी है। जनता के रथ के पहियों की घर घर नाद सुनो, जनता की पावर का देखो। 14 तारीख को दिखेगा जनता का पावर, जनता का पावर दिखेगा भैया। क्या तारीख को, 14 नवंबर को। कितने तारीख को, 14 नवंबर को दिखेगा जनता का असली पावर, है ना। हाँ सर, पहिए की घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है।
अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब जनता का राज है, पूरी जनता जिसको चाहेगी, जिस पर अपना मत देगी, वो राजा बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनने वाला है विष्णु जी। सही बात है या गलत है विष्णु जी, बताओ। हेलो गाइज, हेलो हेलो हेलो। चलिए, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, मेरे भाई बताओ, यहाँ अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। पावर ऑफ। चलो आगे कहते हैं, आगे कहते हैं। 11 को ना वोटिंग, 11 तारीख को वोटिंग है, 14 को रिजल्ट आएगा। अरे जनता, हाँ हाँ, आश्चर्य आश्चर्य हुआ राजा को। अरे कौन का क्या 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 क्या, क्या बोला, क्या बोला, बताओ 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 बताओ। जनता, कौन सी जनता भाई कह रहे हो? कभी कह रहे हैं सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है। आश्चर्य में पड़ गया राजा महाराजा। जनता, कौन सी जनता भाई, कौन सी जनता के लिए हम अपना सिंहासन खाली करेंगे? थोड़ा दिखाओ तो उस जनता को, कौन है वो जनता? तो आइए उस जनता को देखते हैं। कहते हैं हाँ भैया, हाँ जनता, वही मिट्टी की अबोध मूरत, जिसको तुम, जिस व्यक्ति को तुम, जिस जनता को तुम मिट्टी की मूर्ति समझते तो काठ की पुतले समझते हो, वही जनता, वही जनता, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जिसके शरीर को कपड़े नहीं है, ठंडों में, गर्मी में, बरसात में, बिना घर के पैर के नीचे जीवन व्यापन करने वाले, वही जनता, वही जनता, जिसको कि तुम अपने पैर की धूली समझते थे, वही जनता, वही जनता, जिसमें कहते हैं जब अंग 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 में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी कभी ना मुंह खोल के दर्द कहने वाली, वही जनता, जब तुम्हारे अनेक प्रकार के अत्याचार से अपने आप को कष्ट दे करके जनता तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं बोल रही थी, दर्द को सह रही थी, वही जनता अब आ रही है। अब उसके अंदर क्रांति की ज्वाला भड़क रही है। ऐसा करो, तुम सिंहासन खाली करो, खाली करो, जनता आ रही है, जनता आ रही है। 20 विद्यार्थी जी लाइव देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, आइए विद्यार्थी जी, आइए विद्यार्थी जी, हम चाहते हैं कि आज कम से कम 30 के आसपास जाए लाइव की संख्या। लाइव की संख्या आज कम से कम हमारे साथी 30 तक जाए, है ना? लाइव की संख्या हमारे साथी 30 तक जाए, ऐसा मेरी चाहना है अंतरात्मा से। तो एक बार आप लोग मेरे तरफ से, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एक बार भैया मेरे तरफ से आप शेयर कर दीजिए, ताकि और जो है 5-10 लोग आ जाए, है ना? हमारी मनोकामना पूरी करो भाई, जल्दी से शेयर कर दो, कम से कम 5-10 लोग और आ जाए। करो भाई करो। चलो, कहते हैं, क्या आपने इसको समझ लिया? ये जो पीले वाले लाइन है ना, ये आपके कविता है किताब की, और ये नीचे जो है ये आपके अर्थ है। ठीक है, जो अर्थ मैंने आपको बोल करके बताया, वही अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आइए अर्थ को पढ़ते हैं। इन पंक्ति के द्वारा, इस लाइन के द्वारा कवि दिनकर महोदय जो है कहना चाहते हैं कि जनता जो है सचमुच में मिट्टी की अबोध मूरत है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, वो अबोध मूरत है भैया, मिट्टी की अबोध मूरत है। वह जारे की, वह जो है जाड़े की रात में जारा पाला की कसक रुक रुक कर होने वाली पीड़ा हमेशा सहती है, और थोड़ा भी आह नहीं करती है। कितना भी तुम उसको सताया, लेकिन उन्होंने अपना दर्द को छिपा करके रखा, सहन करके रखा, वही जनता, वही जनता। आगे कहते हैं साथी, ठंड से शरीर ऐसा कांपता है कि लगता है कि शरीर में हजारों सांप डस रहे हैं। ठंडी के समय में शरीर इतना ना कंपन कर रहा है, लगता है कि हजारों सांप जो है उसको डस रहा है, काट रहा है, काट रहा है। इतना पीड़ा और दुख के बावजूद वह अपनी दुख किसी को नहीं कहती है। वही जनता अब क्रांति की ज्वाला में भड़क उठी है, और वही जनता आ रही है। तुम सिंहासन खाली करो, खाली करो। ऑब्जेक्टिव आएगा, सिंहासन खाली किसके लिए किया जा रहा था? किसके लिए किया जा रहा था भैया? आपके लिए किया जा रहा था, मेरे लिए किया जा रहा था, जनता के लिए किया जा रहा था। किसके लिए? जनता के लिए किया जा रहा था मेरे भाई, मेरे भाई, है ना? 22 हो गए हैं लाइव की संख्या, बस 7 और बचे हैं। जल्दी से आप लोग शेयर कीजिए, ताकि उज्जवल जी, उज्जवल सिंह जी, हाय सर, हेलो सर। भैया जितने भी साथी देख रहे हैं ना, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी यूज करते हो, एक बार शेयर कर दो फास्ट में, जल्दी से एक बार शेयर कर दो, अपने अपने 5-10 दोस्तों को शेयर कर दो। सिर्फ शेयर कर दो ना, जो मैं बोल रहा हूँ भाई, करो ना, एक बार कर दो भाई, मेरे तरफ से प्लीज 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 शेयर कर दो जल्दी से कम 10 लोगों को शेयर करना। अपने अपने मोबाइल के व्हाट्सएप पर जाओ,
10 गो को इस लिंक को भेजो जल्दी से भेज दीजिए प्लीज, ताकि आपका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो। जल्दी से भेज दो, फिर आकर के पढ़ लेना, उसके बाद कुछ नहीं करना। किसके लिए सिंहासन खाली किया जा रहा था मेरे भाई, बताओ? किसके लिए सिंहासन खाली किया जा रहा था? जनता के लिए। किसके लिए? जनता के लिए। जनता के लिए। कौन सी जनता? अरे वही जनता जिसको कि हम आप लोग जो है अबोध मिट्टी की मूरत समझते थे, जिसको पैर की धूली के बराबर समझते थे, वही जनता। सर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, बस इसके बाद ऑब्जेक्टिव, कविता के बाद ऑब्जेक्टिव है। आ जाओ भाई, 22 हो गए हैं, जल्दी करो, लाइव की संख्या बढ़ा ना भाई। कहते हैं जनता, अरे भाई जनता के बारे में समझो। अरे हाँ भैया वही जनता। कौन सी जनता? अरे हाँ हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम खाने वाली, लंबी लंबी जीभ वाली, है ना? जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। जनता जो है मेरे भैया, सच्ची बात कहते हैं, वो जो है बहुत बड़ी वेदना सहते हैं। क्या हम लोग अभी नहीं सह रहे हैं वेदना? अभी नहीं सह रहे हैं वेदना? हाँ सर, हाँ सर। क्यों भाई? क्यों 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 क्यों? हाँ सर, आपका ऐसा काहे बोल रहे हो जी? बाप रे बाप। नहीं भाई ऐसा मत करना। देखिए, कहते हैं कहते हैं कि जनता सो ठीक, जनता जो है ठीक है, मगर मगर क्या है साथियों? कहते हैं मगर आखिर इस पर जो है जनमत क्या है? इस पर जनमत क्या है प्रश्न। गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है? जनता जो है साथियों इस पर क्या कहती है? क्या कहती है जनता इस पर, भैया बताओ? तो कहते हैं इन पंक्तियों के द्वारा कवि महोदय कहना चाहते हैं कि कवि महोदय कहना चाहते हैं कि जनता सचमुच जो है असह्य वेदना को, असह्य वेदना को सहकर जीती है। असह्य वेदना को, असह्य वेदना को, जो वेदना, जो दिक्कत सही नहीं जा सकती है, वो वेदना भी सह करके जो है जनता जो है वो वेदना को सहती भी है, वेदना को भी सह रही है। जीवन में उफ तक नहीं करती है, उफ तक नहीं करती है बच्चों, उफ आह ऐसा भी नहीं कर रही है। कभी शपथ लेकर कहता है कि लंबी चौड़ी जीभ की बातों पर विश्वास किया जाए, लंबी चौड़ी जीभ की बातों पर विश्वास किया जाए, लंबी चौड़ी जीभ की बातों पर विश्वास किया जाए। जनता जो है साथियों सचमुच बहुत ही पीड़ा सहती है। कवि कहता है कि जनमत का सही सही अर्थ क्या है? कवि कहता है कि जनमत का सही अर्थ क्या है साथियों, बताओ? जनमत का सही अर्थ क्या है? सही अर्थ क्या है? कवि इस प्रश्न का उत्तर जनता चाहता है। यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है। यह प्रश्न जो है साथियों बहुत ही गंभीर है। कवि कहता है कि जनमत का सही अर्थ क्या है? जनमत का सही अर्थ क्या है साथियों? आगे देखिए, आगे कहते हैं मानो जनता हो फूल जिसे, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं है। जनता फूल है, उसको एहसास नहीं है। जब चाहो तभी उतार लो, जब चाहो तभी सजा दो। जनता जो है फूल के समान है, जब चाहो आप इसको पहन लो, जब चाहो तब इसको उतार दो। जनता फूल के समान है। किसके समान है? फूल के समान। अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। अरे वही जनता। कौन सी जनता? वही जनता जिसको कि फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए दो चार को खिलौना दे दिया जाए और वो उसी में खुश रहे। वही दूध पीने वाले जनता की बात कर रहे हो? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। कभी इन पंक्तियों के द्वारा जनता को फूल के समान नहीं देखने और समझने को कहा है। तो कहता है कि अब आप इस बात को भूल जाइए कि जनता जो है फूल है। जनता जो है दूध मुही बच्चे हैं। एक बच्चे ओनली आर्मी 199 कह रहे हैं सर आई एम न्यू स्टूडेंट। भैया निवेदन है कि सब्सक्राइब करके जाना। न्यू स्टूडेंट भाई निवेदन है, निवेदन है आर्मी भैया सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, आ जाओ बाबू, आ जाओ। आगे कहते हैं भैया देखो, देखो भाई कमेंट बॉक्स पर ज्यादा आप लोग उतना फालतू का कमेंट ना करें, क्योंकि ऐसे ऐसे कमेंट आ जाते हैं नजर जाने के बाद जो है ना, मतलब क्या कहें, रिदम टूट जाता है। रिदम टूट जाता है। कमेंट भी वैसे आने चाहिए जिनसे कि हमको पढ़ने में अच्छा लगे, है ना? जो कमेंट, हाँ राजमणि कुमार कह रहे सर ऑब्जेक्टिव दीजिए ना जल्दी से। हे भैया कंसेप्ट खत्म होने दो ना, ऑब्जेक्टिव का ही तो मेन खेला है यहाँ। जैसे ही कंसेप्ट खत्म होगा ऑब्जेक्टिव शुरू होगा, देख लो ना। यस सर, यस सर, डेली तो भैया ऐसे होता है, आप देखे होंगे। कंसेप्ट, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव। एक ही वीडियो में सारा कुछ होता है, एक ही वीडियो में, है ना?
सुधांशु कुमार जी कह रहे सर आई एम न्यू स्टूडेंट। भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए, कहते हैं कवि कहता है कि जनता फूल नहीं है, इसको जब चाहो तुम उतार लो, जब चाहो सजा लो। जनता जो है दूधमोही बच्ची भी नहीं है कि दो चार खिलौने दे करके बहला लो। जनता की हृदय सेवा और प्रेम से जीता जा सकता है। अगर आप जनता से वोट लेना चाहते हैं, जनता को आप प्यार देना, मतलब जनता से आप प्यार लेना चाहते हैं, तो जनता को आपको प्यार देना पड़ेगा। वही जनता, और वही जनता आ रही है। ऐसा करो तुम सिंहासन खाली करो। किसको कहा जा रहा है जी? अंग्रेजों को। किसको कहा जा रहा है? अंग्रेजों को। अब जो है अंग्रेजी शासन नहीं चलेगा। अब यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। अब यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, अर्थात अब यहाँ जो है जनता ही जनता पर शासन करेगा। जनता ही जनता पर शासन करेगा। यही है हमारा लोकतंत्र। अभी हमारे सिस्टम में जितने भी मंत्रीगण महोदय है, प्रधानमंत्री हो, मंत्री महोदय हो, जो भी हो, जो भी हो, वो सभी जो है एक सिस्टम में बंधे हुए हैं और सभी जो है इसी क्षेत्र के हैं, इसी जनता के बीच से निकल करके गए हैं। एक विद्यार्थी जी कह रहे सर यह कौन सा चैप्टर है ना? कौन सा चैप्टर भैया? आप जानते हैं कि यह जो चैप्टर है, छठा नंबर चैप्टर है काव्य खंड का। इस चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म, और इस चैप्टर के जो लेखक कवि महोदय हैं, उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। कह रहे सर आपका नाम? मेरा नाम महावीर हुआ, ठीक है। महावीर, वीरों के वीर, महावीर। हाँ, चलो भाई आगे कहते हैं। आगे कहते हैं कि लेकिन होता होता भूडोल बडवर उठते, जनता तब कोपापुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इन पंक्ति के द्वारा कवि कहना चाहता है कि जनता के पास अपार शक्ति है। जनता के पास क्या है भैया? बहुत शक्ति है। जनता के पास, हमारे पास, आप लोगों के पास, हम जो जनता है, हम जो लोग हैं हमारे देश के, जो भी जनता है, उनके पास अपार शक्ति है। वो जिधर चाहेगा उधर सरकार बना देगा। जनता के पास ये पावर है। वो जिसको चाहे उसको कुर्सी दिला देगा। किसके पास ये पावर है? जनता के पास। किसके पास पावर है? जनता के पास ये पावर है हमारे भाई। किसके पास पावर है? जनता के पावर है, जनता के पास। पंकज, पंकज देखो इसको, मंजेश जी देखिए इसको, रिसीव कीजिए। आगे कहते हैं कि जनता जब हुंकार भरती है ना बच्चों, जनता जब हुंकार भरती है जब, तब क्या होता है? लगता है भूकंप आ गया है। क्या आ गया बच्चों? लगेगा कि भूकंप आ गया है। कहता है बवंडर उठ खड़ा होता है, पूरा बवंडर होने लगता है। कहते हैं कि जनता के हुंकार के सामने कोई नहीं टिक सकता है। जनता के चलिए ठीक हो गया। हाँ भैया नेटवर्क इशू था, बाप रे बाप, है ना, फंस गया था भैया, नेटवर्क इशू हो गया था, बहुत बड़ा इशू था नेटवर्क का। ठीक है, यहाँ का पूरा जाम हो गया था नेटवर्क। ठीक है, चलिए सब कुछ ठीक है अब? आवाज जा रही है ठीक ठाक? आवाज जा रही है ठीक ठाक? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, सब कुछ ठीक ठाक है? आवाजें जा रही है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही है ना? चल रहा है सब ठीक ठाक? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, अब सही है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए भाइयों, सुविधा असुविधा के लिए खेद है, माफी चाहते हैं। ठीक है, नेटवर्क इशू है, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम है भैया। ठीक है, चलो भाई, तो टेंशन में चल गए थे, हमारा आधा रह जाएगा ये भाई, है ना, आधा
बाधा बन के हो जाता है ना, जब तक पूरा नहीं होता है मन ही नहीं लगता है। चलिए, हेलो 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 स्टडी जी, हेलो जी, हेलो सभी को हेलो। आइए साथियों, हमारे आगे कहते हैं कि शताब्दियों सहस्त्रवाद का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, और यह नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं। कहते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि दिनकर जी कहना चाहते हैं, कह रहे हैं कि वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से अंधकारमयी समय बीत गया। हजारों वर्षों वाला जो ये अंधकारमयी समय है वो प्यारे साथी बीत गया है। कहता है कि यह जनता के स्वप्न है जो अंधकार को चीरते हुए धरा पर उतर रहे हैं। जनता ने जो स्वप्न देखा है, जनता ने जो चाह लिया, जनता ने जो मन बना लिया, वह जो है अब पूरा होने वाला है, और वह जो है इस धरा पर उतर रहा है। ऐसा करो, तुम सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो भैया, जनता आ रही है, जनता आ रही है भैया। कौन आ रही है? जनता। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा है। संसार का सबसे बड़ा जनतंत्र कौन है बच्चों? कौन है? तो है भारत। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ चुका है। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, एक दो सिंहासन नहीं। अरे भैया क्या है, तुम राजा हो तो तुम सिंहासन पर बैठोगे। एक दो करो, एक दो नहीं सिंहासन, 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो। जितनी जनता है उतनी सिंहासन तैयार करो। कितने 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 करोड़? तो कहते हैं गुरुजी 33 करोड़, कहते हैं 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं होगा, तुम सिंहासन तैयार करो। आज जो है राज मुकुट जो है, अभिषेक जो है, राज्य अभिषेक जो है किसी राजा का नहीं है। सिंहासन तो है, व्यक्ति भी है, लेकिन आज जो राजमुकुट पहनाया जाएगा वो किसी राजा को नहीं पहनाया जाएगा। किसको पहनाया जाएगा? प्रजा को पहनाया जाएगा, जनता को पहनाया जाएगा। किसको? जनता को। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। कहते हैं कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। 33 करोड़ सिंहासन लगाओ। आज जो राज्याभिषेक होने वाला है किसी राजा का नहीं है, जनता का राज्याभिषेक होने वाला है। प्यारे विद्यार्थी जी, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे कि राज्य अभिषेक की तैयारी किसकी हो रही थी? राजा की, महाराजा की, या जनता की? तो कहना है बच्चों जनता की। किसकी? आप लोग सोच रहे होंगे, अरे राजमुकुट तो राजा को पहनाया जाएगा तो जनता को क्यों? तो ये याद रखना है आपको, किसको राजमुकुट पहनाया जा रहा है? जनता को। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र का उदय हो रहा है। लोकतंत्र का अर्थात जनतंत्र का। किसका उदय हो रहा है? गुरुजी लोकतंत्र का उदय हो रहा है। भारत जो है स्वाधीन हो चुका है। भारत जो है पहले था पराधीन, मतलब दूसरों के अधीन में था, गुलाम था। लेकिन अब वो वाली बात नहीं है पप्पू चौधरी जी, अब वो वाली बात नहीं रही। अब कौन सी बात हो रही है? अब जो है जनता स्वाधीन हो चुकी है, अपने अधीन हो चुकी है, स्वतंत्र हो चुकी है। कहते हैं कि यह लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। यहाँ जो है मेरे भैया, यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। क्या हो रही है? लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। 33 करोड़ जनता की हित की बात है। 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो। आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे, कितने सिंहासन तैयार किए जा रहे थे? तो कहना है गुरुजी 33 करोड़। क्योंकि अभिषेक जो है वो राजा का नहीं बल्कि जनता का है। किसका है? जनता का होने वाला है। आज शुभ का दिन है, इसलिए 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट रखने का है। उनके लिए आज शुभ दिन है। 33 करोड़ जनता के सिर पर आज मुकुट होगा, इसलिए बहुत अच्छा दिन है आज। बहुत अच्छा दिन है प्रिंस बाबू, है ना? चलिए साथियों, बीच में नेटवर्क इशू की वजह से रिदम टूट गया, लेकिन आप लोगों ने जो प्यार दिखाया है, जो उम्मीदें दिखाई है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। फिर से लाइव वाचिंग आ चुकी है जितनी थी, ठीक है? चलिए, जो भी साथी छूट चुके हैं एक बार जल्दी से उनको शेयर करके बुला लीजिए। भैया सारी चीजें ठीक हो चुकी है, नेटवर्क इशू हट गया है, अच्छा से चल रहा है, जल्दी से आ जाओ। यस सर, यस सर, यस मेरे भैया। ए भैया आगे चलो ना। ए भैया, जब राज्याभिषेक हो रहा है ना? जब मुकुट पहनाया जा रहा है तो हम लोग आरती उतारना क्यों छोड़ेंगे?
है ना? थाली में लगाओ मेरे भाई आलती, आलती के लिए लगाओ दिए जलाओ और ऐसे करके आलती उतारो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आगे कहते हैं कि आरती के लिए तुम किसे दृढ़ता है मूर्ख, मंदिरों में, राज प्रसादों में, तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। हैं? तुम आरती किनको दिखा रहे हो? देव मंदिरों में, मस्जिदों में, मंदिरों में दिखा रहे हो, शिवालय में दिखा रहे हो। अरे बेवकूफ, तुमको देवता कहाँ पर मिलेंगे? देवता तुमको मिलेगा किसी खेत में धान काटते हुए भी, जो कि किसान के रूप में मिलेगा। किसी रोड को बनाने के लिए पत्थर को तोड़ते हुए मिलेंगे, जनहित में कार्य करते हुए मिलेंगे। वो है असली देवता, ऐसा राष्ट्रकवि दिनकर जी का कहना है। ठीक है, कहते हैं इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहता है कि आरती लेकर मूर्ख बनकर किसको तुम ढूंढ रहा है जी, किसको ढूंढ रहा है? मंदिरों में, राजमहलों में, तहखानों में देवता नहीं मिलेंगे, वास्तविक देवता तो सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं। भैया आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ, बताओ कि असली देवता कहाँ पर मिलते हैं, तो कहना रोड पर गिट्टी, गिट्टी तोड़ते हुए। क्या कहते हैं? गिट्टी तोड़ते हुए, तोड़ने वाले मजदूर, गिट्टी तोड़ने वाले मजदूर की बात हो रही है मेरे भाई। गिट्टी तोड़ने वाली मजदूर की बात हो रही है। क्या कहते हैं? गिट्टी तोड़ने वाली मजदूर की बात हो रही है। ठीक है, हाँ सर। और खेत में, खलिहानों में काम करने वाले किसान हैं, अर्थात कवि ने जनता को जो है वास्तविक देवता कहा। असली में देवता कौन है? किसान है, मजदूर है, जनता है। कौन है? जनता है विद्यार्थी जी। 100% सही। आइए, कहते हैं कि फावरे और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने में श्रृंगार सजाती, दो राह समय के रथ का घड़ घड़ नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। विद्यार्थी जी कहते हैं आगे कि फावरे, कुदाल और हल, फावरे मतलब कुदाल, कुदाल और हल जो है आज राजदंड बनने के लिए तैयार है। क्या बनने के लिए तैयार है गुरु जी? राजदंड बनने के लिए तैयार है। कहां से भैया? मोकामा। ठीक है, चलो भाई आगे कहते हैं। इन पंक्ति के द्वारा कवि कहना चाहता है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। लोकतंत्र में कौन सर्वोपरि है? जनता। कौन सर्वोपरि है? जनता है। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर हम भी धान काटने जाते हैं, क्या हम भी देवता है? हाँ भैया, आप भी देवता हो। आपको 180 बार प्रणाम। स्वीकार करें प्रभु। आइए विद्यार्थी जी, इन पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। विद्यार्थी जी, पूछा जाएगा प्रश्न आपसे कि लोकतंत्र में सर्वोपरि कौन है? लोकतंत्र में सर्वोपरि कौन है? तो कहना जनता। लोकतंत्र का राजदंड कोई राजपत्र नहीं है, कोई हथियार या कोई औजार भी नहीं है। लोकतंत्र का मूल राजदंड क्या है? जनता का हल और कुदाल। लोकतंत्र का असली राजदंड जो है वो क्या है? तो जनता का फावड़ा यानी कि कुदाल और हल। जनता का हल और कुदाल, इसी से वह धरती से सोना उगाता है। कुदाल से कोड़ कोड़ करके धरती से फसल उगाता है, अर्थात सोना उगाता है। क्या उगाता है? फसल उगाता है गुरुजी। धरती की धूसरता का श्रृंगार आज सोने से सजा हुआ है, अर्थात धूल ही स्वर्ण है। हमारी जो मिट्टी है, धूल है, वही स्वर्ण है, सोना है। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, क्या है? समीर खान। समीर खान जी, गुड नाइट सर। हाँ भैया नमस्ते। आ जाइए, आप लोग क्या करते हैं, अगर आप न्यू हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो आप अपना फर्ज निभा करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी टीम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग जो है शेयर कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न्यू स्टूडेंट के लिए तो हम यही बार बार कहेंगे कि आए हो तो भैया कुछ ले करके जाना, हम लोग देने के लिए तैयार है। पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर देखिए आपको यहाँ से क्या मिलता है। आइए, कहते हैं कि आज सोना से सजा हुआ है, अर्थात मिट्टी ही जो है, हमारी धूल जो ही है, वही जो है आज सोने के समान है, सोना है। कहता है कि रास्ता सिगड़ दो, अरे भैया जल्दी से यहाँ से हटो, जल्दी यहाँ से हटो, रास्ता खाली करो, शीघ्रता से रास्ता खाली कर दो। देखो देखो देखो, जनता आ रही है, जनता आ रही है। कौन आ रही है साथियों?
तो कहते हैं गुरुजी जनता आ रही है। विद्यार्थी जी, जिस घड़ी का आप लोगों को था इंतजार, वो घड़ी अब आ चुकी है। जिसका मुझे आहा था इंतजार, ओहो, अरे जिसका तुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। आगे नहीं बोलूंगा, आगे नहीं बोलूंगा। आइए आप ऑब्जेक्टिव सेशन के लिए तैयार हो जाइए। बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जो कह रहे थे सर ऑब्जेक्टिव शुरू कीजिए, लो भैया शुरू स्टार्ट हो चुका है सर। हाँ प्लीज बाबू करे सर सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया एक काम और आपको करना है, कम से कम 10 दोस्तों को लिंक भेज दीजिए, जल्दी से भेज दीजिए, ताकि हम चाह रहे हैं कि आज कम से कम लाइव क्लास में 30 विद्यार्थी जी आए। लाइव क्लास में कम से कम 30 आए। कितने आए? 30 आए। मेरा छोटा सा एक सपना है बच्चों, बस छोटा सा सपना है एक। 22 प्लस हो चुके हैं, बस 30 हमको करना है आज। प्लीज 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 शेयर कर दीजिए सर। नाइस सर, सर शेयर कर दीजिए ना, अपने दोस्तों को बुला लीजिए ना, एक बार दर्शन दे दें ना हमें। हाँ सर बुला लेते हैं, जल्दी से भैया बुला लीजिए, हमारी अंतरात्मा को शांति मिल जाएगी। एक बार जल्दी से बुला लीजिए, हम लाइव वाचिंग 30 देखना चाहते हैं आज, जल्दी से। चलो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहते हैं भैया वो फ्लावर तो किसको क्या सबको पसंद है। जिस फ्लावर की आप बात कर रहे हो ना, वो फ्लावर सबके हृदय का टुकड़ा होगा, है ना। सबको वो फ्लावर पसंद होगा, तो किसी क्या बात करो भैया, आ जाओ आगे बढ़ो ना, यहाँ आ जाओ ना। कहते हैं गुरुजी जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? ये भी कोई सवाल है गुरुजी? इतना आसान, इतना आसान। अरे भैया इतना आसान, आगे चलो ना, हैंड ब्रेक लग जाएगा। ये जो आप पढ़ रहे हैं, इस जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के जो कवि है, उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। उनका नाम है प्यारे साथियों रामधारी सिंह दिनकर। इसमें हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सभी इनको अच्छे से जान चुके हैं, क्योंकि ये हमारे बिहार से है, बिहार के बेगूसराय जिले से है। तो जिले वाले, बेगूसराय वाले तो अत्यंत आनंद कर रहे होंगे। ब्रेक दीजिए सर, बुला लेते चलिए। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। कितने सेकंड का? 30 सेकंड। हम 30 सेकंड का टाइम टाइम जो है हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, अपने प्यारे प्यारे लाडलों को दे रहे हैं। बस 30 सेकंड आपके पास है, आप जितने लोगों को बुला सकते हैं बुला लीजिए फास्ट में। मात्र 30 सेकंड, तब तक हम खड़े हैं, तब तक हम पानी पी रहे हैं साथियों। जल्दी से आप लोग, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास शेयर करने के लिए, जल्दी से शेयर करके बुलाइए फास्ट में। फास्ट में बुलाइए। एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम बुला देते हैं, है ना। प्रिंस जी कह रहे हैं कि सर बिहार के औरंगाबाद जिला से किंग ऑफ यादव, वाह। बहुत अच्छा। चलिए औरंगाबाद वाले भैया है हमारे साथ, तो डरने की कोई बात नहीं है हमको, है ना। हमारे साथ औरंगाबाद से यादव भैया है, तो काहे डरेंगे हम जी। हम्म? डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आजकल तो जानबे करते हैं, राइफल से खुट्टा ठोकाता है। राइफल से खुट्टा ठोकाता है आजकल तो। ठीक है, चलो शुरू करें। अब 30 सेकंड खत्म हुआ। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो भाई, सब कर लिए होंगे जी, कोई कर लिए होंगे। नहीं कोई नहीं बोलेगा जी, कोई बोलता ही रे नहीं बोलेगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा जी। आइए भैया आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? कब हुआ इनका जन्म मेरे प्यारे भैया बताओ, मेरी दीदी बताओ, इनका जन्म कब हुआ? तो गुरुजी 1908 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ये हुआ 23 सितंबर 1908 ईस्वी। कब हुआ? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। हमें ये अच्छे से याद है, याद है सर, बहुत अच्छे से याद है ना। प्रिंस बाबू कह रहे सर हम खगड़िया जिला से। बहुत बहुत आभार आपका, खगड़िया जिला से भी हमारे साथ है भैया। चलिए चलिए जी, कोनो बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं 3 नंबर में, 3 नंबर में कहते हैं कि क्या लिखा जी? मधारी सिंह दिनकर। अरे भैया इसमें लिखो ना रामधारी सिंह दिनकर, राम लिखो, राम। रुक जाओ, इसको मैं सही कर देता हूँ। इसे मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। अब ये हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ? ये भी कोई बात है गुरुजी? ये भी कोई बात है? बेगूसराय, बेगूसराय वाले उधर उछल रहे हैं, उछल रहे हैं, तो हम लोग क्या संतोष पागल समझे हम लोग को?
संतोष पागल थोड़े हैं। नहीं सर, बेगूसराय जिले की बात है। आगे कहते हैं गुरुजी, सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी है। कहते हैं कि सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी जो है मेरे भैया, मिट्टी सोने की ताज पहनने के लिए इठला रही है। यह पंक्ति किस कवि की है? किस कवि की है साथियों, बताओ, बताओ जल्दी से। किस कवि की है यह? कहते हैं दिनकर जी की, निराला जी की, महादेवी जी की या अज्ञे जी की। तो हमारे सभी प्यारे प्यारे साथी बताएंगे कि यह जो है गुरुजी दिनकर जी की है। यह जो लाइन लिखी गई है दिनकर जी की द्वारा लिखी गई है ना? चलो आगे बढ़ो। यस सर। कहते हैं कि राष्ट्र कवि दिनकर जी के पिताजी कौन थे? राष्ट्र कवि दिनकर जी के पिताजी कौन थे भैया, बताओ पिताजी कौन थे? राष्ट्र कवि दिनकर जी के पिताजी का नाम बताओ ना भैया, उनका नाम है रवि सिंह जी। क्या नाम है? रवि सिंह जी इनके पिताजी का नाम है। इनके पिताजी का नाम क्या है? इनके पिताजी का नाम है रवि सिंह जी। क्या नाम है? रवि सिंह जी। भैया क्लास तो बहुत देर से हो रही है, आप टाइम देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा, है ना? अभी हो रहा है ऑब्जेक्टिव सेशन, और ऑब्जेक्टिव सेशन जो है शुरू ही हुआ है। अभी 6 ऑब्जेक्टिव आए हैं आपके सामने, 6 प्रश्न आए हैं आपके सामने, ऑब्जेक्टिव सेशन शुरू हुआ है अभी। ठीक है? क्लास तो लंबे समय से हो रही है। ठीक है? हाँ सर। चलिए भैया बताओ एक बार जल्दी से, कैसा लग रहा है आप लोगों को? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है या नहीं हो रहा है? जल्दी से बताओ मेरे भाई। प्रिंस यादव जी, कोमल जी, मोहिनी जी, सक्षम सिन्हा जी, है ना? मेरे भाई, मेरी बहन, सभी को ही बताओ कि क्लास कैसा लग रहा है आप लोगों को? कैसा लग रहा है क्लास, जल्दी से बताओ। बताओ एक बार जल्दी से कि क्लास कैसा लग रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बी नंबर ऑप्शन को यहाँ देखेंगे सर। कहते हैं कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखना, गलत नहीं करना है। गलत नहीं करना है आप लोगों को। ज्ञानपीठ पुरस्कार हमने आपको बताया था 2 पॉइंट। 2 पॉइंट आपको हमने बताया था। क्या बताया था? गुरुजी आपने बताया था 1 पॉइंट में, 1 पॉइंट में हम आपने हमें बताया था कि आपने हमको बताया था ये जो है संस्कृति के 4 अध्याय जो बताए थे आप, संस्कृति के 4 अध्याय, इस पर मिला था साहित्य अकादमी। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ मिला था। और उर्वशी की बात करोगे ना गुरुजी, उर्वशी पर जो है इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस पर मिला था? उर्वशी पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। 16 मेरे भाई आ चुके हैं, 16 विद्यार्थी जी अभी है हमारे साथ, है ना? फास्ट कीजिए, जल्दी से मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। उर्वशी क्या सही है? जल्दी से एक बार कमेंट कीजिएगा, जल्दी से बताइएगा क्या यह सही है? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, है ना? बी काहे लिख रहे हो भैया सक्षम सिन्हा जी, है ना? किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? क्यों 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 गड़बड़ कर रहे हो? देख लो ना क्या बताए थे हम। देख लो भैया, यहाँ पर देख लो, देख लो ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था, यहाँ देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था किस पर मिला था? उर्वशी पर मिला था। तो क्या फिर कहाँ थे भैया आप? इसलिए कहते हैं कि क्लास में स्वसमय आइएगा तो अच्छा लगेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पर जाइएगा तो गलत होगा। ठीक है? जब कंसेप्ट को पढ़ करके जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है? आप अपना वास्तविक नाम बताइएगा सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। आप अपना असली नाम बताइएगा, रियल नेम बताइएगा, जल्दी से रियल नाम बताइएगा। और मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए ना प्लीज, बिल्कुल कर देंगे भैया, क्लास से जाने तो दो, जाने तो दो। आगे देखते हैं अभी क्या कहते हैं। अभी कहते हैं हमारे लाडलों, आगे कहते हैं यहाँ पर कि उर्वशी पर जो है इनको जो है ज्ञानपीठ मिल गया। आगे कहते हैं राज्यसभा के सांसद रहे कवि। राज्यसभा में सांसद कौन से कवि थे? जल्दी से बताओ, है ना? जल्दी से बताओ, राज्यसभा के सांसद कौन रह चुके थे, कौन कवि रह चुके थे? तो कहना है हमारे साथ रामधारी सिंह दिनकर। यह जो है राष्ट्र कवि भी है, प्रधानाध्यापक भी रह चुके थे, उप कुलपति भी रह चुके थे, है ना? राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। ऐसी बात है इनके बारे में।
किस रचना के लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हमने 2 पॉइंट आपको बताया था। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी के लिए मिला था इनको, इनको मिला था संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, ये वाला, संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है? संस्कृति के 4 अध्याय। और हमने आपको बताया था उर्वशी, उर्वशी पर मिला था ज्ञानपीठ। उर्वशी पर क्या मिल गया था? उर्वशी पर मिला था ज्ञानपीठ। अभी लेकिन यहाँ पर पूछा है संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको कौन सा इनाम मिला था? तो कहना है इनको किस पर मिला था, किस पर मिला था बताओ? तो कहना है संस्कृति के 4 अध्याय। साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको किस पर मिला था? भैया प्रिंस जी कहाँ बाय बाय कर रहे हो? अभी मत करो ना भैया, हम अभी है, आप भी रहो ना, कहाँ जा रहे हो जी? संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे कहते हैं दिनकर जी किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात कहते थे? पूरे कविता में आपने सुना था सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। कौन आ रही है? किसके लिए सिंहासन खाली हो रहा है बताओ? बताओ ना, मंत्री के लिए, राजा के लिए, या वीरों के लिए, या हमारी प्यारी सी जनता के लिए? किसके लिए? जनता के लिए सर। किसके लिए सर? जनता के लिए सर। ऑप्शन सी क्लिक किया जाए, लॉक किया जाए सर इसको, है ना? बिल्कुल सही जवाब, है ना? बहुत सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, है ना? जो विद्यार्थी जी, हम फिर बोल रहे हैं, जो विद्यार्थी जी शेयर नहीं किए हैं, ईमानदारी मन से आप लोग शेयर कर दीजिए ना, प्लीज 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 शेयर कर दीजिए ना, ताकि हमारी भी मनोकामना पूरी हो जाए बच्चों। आगे चलते हैं, आगे बताते हैं कि कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? आज के देवता कौन है? जल्दी से बताओ। साक्षी कुमारी जी आ चुकी है, बताओ साक्षी, कवि के अनुसार जो है आज के देवता, इस समय के देवता कौन है? कहते हैं कि इस दुनिया में शिक्षा से बढ़कर कोई हथियार नहीं, कलम से बढ़कर कोई तलवार नहीं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। शिक्षा से बढ़कर आज दुनिया में अभी कोई हथियार नहीं है, और कलम से बढ़कर कोई बड़ा हथियार भी नहीं है, ठीक है? चलो, लेकिन जहाँ काम आवे सुई का, कहा करे तरवारी, है ना? तो हर जगह हर चीज की मायने होती है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि कवि की दृष्टि में सच्चे देवता जो है, अभी के देवता कहाँ है? मजदूर और किसान है, मजदूर और किसान है। बहुत बहुत आभार। मजदूर और किसान जो है आज के देवता है। जो भी लड़की जो है धान काटने के लिए जाती है, वो देवता है। किसके समान है? देवता के समान है, पूजने के समान है, ठीक है? कवि के अनुसार बताना है भैया प्रिंस जी, माँ पिताजी तो असली में देवता है ही, लेकिन कवि जो है यहाँ पर अभी किसको देवता बताए हैं? जनता को, अर्थात मजदूर किसान को, जो कि जनता है। तो हमारी माता भी जनता ही है, हमारे पिताजी भी जनता ही हैं। तो आपको कवि के अनुसार बताना है। तो कवि अभी जनता किसको भगवान कह रहे हैं? देवता। मजदूर और किसान को कह रहे हैं। दिनकर जी कवि के साथ साथ और क्या थे? दिनकर जी कवि थे, नो डाउट। और क्या थे? तो और थे वो गद्यकार। क्या थे? वो गद्यकार थे। हमने आपको बताया था कि जितने बड़े कवि थे उतने बड़े गद्यकार भी थे, जितने बड़े कवि थे उतने बड़े गद्यकार भी थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। राष्ट्र कवि दिनकर जी की कौन सी कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है? अरे भैया, यही तो चैप्टर है आपका, जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म चैप्टर ही तो है जिसमें जनतंत्र के जन्म का जयघोष किया गया है। सिंहासन खाली करो, जनता आती है, जनता आ रही है। राष्ट्र कवि दिनकर जी को सम्मानित किया गया था किस चीज से? पद्म विभूषण से। किससे सम्मानित किया गया था? रे भैया बढ़िया से देखते हैं एक बार। पद्म विभूषण से तो सम्मानित करबे किया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इसी को मिला था, साहित्य अकादमी भी इसी को मिला था। तो आप कह सकते हो गुरुजी उपयुक्त में से सभी होगा इसका आंसर। उपयुक्त में से सभी, ये तीनों पुरस्कार इनके पास है, तो हम कह सकते हैं उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी, ठीक है? पहला है पद्म विभूषण, बिल्कुल सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार बिल्कुल सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार बिल्कुल सही है। आप कह सकते हो सर उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। चलिए, हाँ सर, बिल्कुल अच्छा। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने, ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। दिनकर जी किस विद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे थे? उपकुलपति के पद पर किस विद्यालय में रहे थे? किस विद्यालय में रहे थे उपकुलपति के पद पर? आइए एक बार देख लेते हैं।
ताकि कोई गलती ना हो जाए। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे साथ। कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि किस विश्वविद्यालय के ये उप कुलपति रह चुके थे। क्या रह चुके थे? उप कुलपति रह चुके थे हमारे साथी। देखते हैं, देखते हैं किस विश्वविद्यालय में ये उप कुलपति थे। जल्दी से आ जाओ, आ जाओ। ये रहा। कहाँ पर? नहीं, इसमें नहीं है, आगे यहाँ रहा। कहते हैं कि भागलपुर, कहाँ पर भैया? देख लो, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति। उप कुलपति कौन से विश्वविद्यालय में? तो भागलपुर। कौन से विश्वविद्यालय में? भागलपुर विश्वविद्यालय में। तो अब बताओ ऑप्शन नंबर कितने में भागलपुर विश्वविद्यालय है? ऑप्शन नंबर कितने में है भागलपुर विश्वविद्यालय? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ किसमें है? किधर गए हो भैया? आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, समय बहुत मूल्यवान है जी। आप कह सकते हो यहाँ पर, आप कह सकते हो सर बी नंबर ऑप्शन अर्थात भागलपुर विश्वविद्यालय से। कहाँ से गुरुजी? भागलपुर विश्वविद्यालय की बात है, जहां से ये उप कुलपति रह चुके थे। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी, नहीं बी रहना है बच्चों, सभी कोई बी बोलिए ना। बी नंबर ऑप्शंस को बोलिए सभी कोई, बी नंबर ऑप्शंस को कहा जाए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आगे बढ़िए। सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहनकर इठलाती है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की है? किस कविता में ऐसा आपने पढ़ा था बच्चों, बताओ। स्वदेशी में, भारत माता में, जनतंत्र के जन्म में, या मेरे बिना तुम प्रभु में? कौन सा आपको सही लग रहा है? एक बार बताने का प्रयास कीजिएगा। आप कहोगे गुरुजी ये है हमारा जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर सी। साक्षी भी है, मोहिनी भी है, कोमल भी है, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चियां हैं हमारे साथ। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? कहते हैं कि जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो। तो पूछता है जनता? कौन सी जनता? अरे हाँ हाँ, वही जनता, वही जनता, वही जनता जिस जनता को आप मिट्टी की अबोध मूर्त समझते थे। वही जनता जो असह्य पीड़ा सह करके आह तक नहीं कहती थी, वही जनता। हाँ भैया, हम सहरसा जिला से हैं। ठीक है, हम सहरसा जिला से हैं। कहते हैं कि मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है? तो मेरे विद्यार्थी जी, वो है हमारी जनता। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? और वो है हमारी जनता। कौन है? जनता है गुरुजी। कहते हैं कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है? मुकुट धरने की बात किनके सिर पर करता है? देखो, जनता के सिर पर, भारत माता के सिर पर, राजा के सिर पर, या सैनिक के सिर पर? किसके सिर पर मुकुट देने की बात करता है? किनको सिंहासन पर बैठाने की बात करता है? जल्दी से बताओ। कौन जो है सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार है? कौन जो है मुकुट पहनने के लिए तैयार है? सत्यम जी, मोहिनी जी, कोमल जी, सालू जी, प्रिंस भैया बताओ ना। कहते हैं भैया ये है हमारा जनता। कौन है गुरुजी? गुरुजी जनता को लॉक कीजिए ना। सक्षम सिन्हा जी, जनता को लॉक कीजिए ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आगे कहते हैं कवि के अनुसार किसके महलों की नींव उखड़ जाती है? किसके महलों की नींव उखड़ जाती है? तो कहते हैं किससे, माफ कीजिएगा, कहते हैं किससे जो है महलों की नींव उखड़ जाती है? कहते हैं हवा से, समय से, हुंकार से, या बवंडर से? महलों की नींव किससे उखड़ जाती है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइएगा प्यारे विद्यार्थी जी, है ना? किससे? तो कहते हैं गुरुजी हवा से, समय से, हुंकार से, या बवंडर से? किससे महलों की नींव उखड़ जाती है? तो कहते हैं गुरुजी हुंकारों से। हुंकारों से, हुंकार जब जनता भरती है ना, तो महलों की नींव उखड़ जाती है। महलों की नींव उखड़ जाती है गुरुजी, महलों की नींव उखड़ जाती है। आगे कहते हैं इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? विद्यार्थी जी देखिएगा, कहते हैं कि कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी तो 100% है, संस्कृति के 4 अध्याय भी है, रश्मि रथी भी है, और ये जो आप देख रहे हैं ग्राम्य, ये ग्राम्य नहीं है। ये ग्राम्य नहीं है। ये ग्राम्य है किसकी बच्चों? किसकी है? किसकी है ये ग्राम्य? आप लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा इसको, है ना? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से याद होगा। ये ग्राम्य इनकी रचना नहीं है। फावरे और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है?
जनता जो है मुकुट पहनकर सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार है। उनके जो कुदाल और हल है वो राजदंड बनने के लिए तैयार है। राजदंड बनने के लिए सर कब तक क्लास चलेगा? मेरे भैया अभी हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हो रहा है, तो लगभग 15 10-15 क्वेश्चंस और है। उस क्वेश्चंस को कराने में जितने समय लग जाए बस, ठीक है? उसके बाद 4-5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जब आप कांसेप्ट समझ आते हैं तो सब्जेक्टिव में उतना समय नहीं लगता है, ठीक है? सब्जेक्टिव में अपनी भाषा बनाने की बातें होती हैं, ठीक है? चलिए, कहते हैं कि फावड़े और हल जो है, यह जो हमने लाइन पढ़ा है सर जनतंत्र के जन्म वाले चैप्टर में पढ़ा है। आज कहते हैं कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? साहित्य अकादमी मिला था संस्कृति के 4 अध्याय पर और ज्ञानपीठ मिला था उर्वशी पर। और यह प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। विद्यार्थी जी आपने जैसा देखा होगा पिछले वर्ष के प्रश्न क्वेश्चंस को देखा होगा, उसके पिछले वाले को देखा होगा, ये प्रश्न जो है अधिकतर पूछे गए हैं। उर्वशी, उर्वशी रचना पर ओम कुमार जी, ओम बाबू देखो ना, कहते हैं गुरुजी उर्वशी रचना पर जो है इनको क्या मिला था? उर्वशी की रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हाँ सर, बहुत अच्छा बात है। आधुनिक भारत में जनतंत्र के उद्घोष क्या है? आधुनिक भारत में जनतंत्र के उद्घोष क्या है? यह चैप्टर नंबर जनतंत्र का जन्म है। चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म। यस सर। आगे कहते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर हाई स्कूल की शिक्षा हाई स्कूल की शिक्षा किस स्कूल से प्राप्त की थी? हाई स्कूल की शिक्षा जो है किस स्कूल से प्राप्त की थी? बताओ बच्चों, वो जल्दी से बताओ। तो कहते हैं कि कहाँ से पास की थी? तो गुरुजी ये देखो ना, हाई स्कूल जो है मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। कहाँ से? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। कहाँ से? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से, है ना? सर आप डेली पढ़ाते हैं, टाइम बताइए। विद्यार्थी जी मेरा टाइम होता है 6 बजे से, ठीक है? 6 बजे शाम से। और सुबह की बात करूँ तो सुबह 7 बजे से होता है, जिसमें कि अभी चल रही है हिंदी व्याकरण और सुबह में हिंदी व्याकरण, शाम को चल रही है हिंदी, ठीक है? मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगा, हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगा, संस्कृत पढ़ाऊँगा और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा, ठीक है? मैं आपको इतने विषय पढ़ाऊँगा। जब आप हिंदी और संस्कृत को देख लेते हैं, तो हिंदी और संस्कृत मत का अर्थ हो गया 200 नंबर। मैं आपको 200 नंबर की तैयारी करवाऊँगा। अगर आप मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, तो 20-25 नंबर और जोड़ लीजिए वहाँ से। अर्थात 220-25 नंबर की तैयारी मैं करवाऊँगा। मैथ की तैयारी जो है हमारे आदरणीय इस संस्था के संस्थापक आदरणीय संजीव सर खुद कर रहे हैं। मैथ की तैयारी वहाँ से हो जाएगी। फिजिक्स भी वही पढ़ा रहे हैं ना। इधर आ जाते हैं केमिस्ट्री पे, हिस्ट्री पे तो वो आपके मंजेश सर हैं। अर्थात सब मिल करके आपको पूरे परीक्षा की तैयारी अच्छे से करवा देंगे, ऐसा हम लोगों को लग रहा है और हमने कई बार करवाया भी है। भले ऑनलाइन नहीं करवाया है लेकिन ऑफलाइन का यहाँ का रिकॉर्ड देखोगे साथियों, रिजल्ट देखोगे ना, तो 470 75 के प्लस रिजल्ट है यहाँ पर। और बहुत जल्द उन सभी विद्यार्थियों का आप लोगों को इंटरव्यू वाला वीडियो मिल जाएगा। जो बच्चे पिछले सेशन में यहाँ से पढ़ करके पास किए थे अच्छे नंबर से, उनके इंटरव्यू वाला वीडियो हम लोग बहुत जल्द आप लोगों के सामने लाएँगे, ताकि आप लोग भी देखेंगे यहाँ का ऑफलाइन रिजल्ट कैसा रहता है। ठीक है? चलिए, अभी देखते हैं सर, आगे बढ़िए फास्ट में। संस्कृति के 4 अध्याय किनकी रचना है? ए भैया ये भी पूछने वाली बात है। अरे ए फगुनिया, तू तो हमर जान है रे। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है सर, और इसी रचना पर तो इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था इसी पर ना मिला था जी। हाँ सर। और उर्वशी नामक पुरस्कार किस पर माफ कीजिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो उर्वशी पर मिला था गुरुजी। आगे कहते हैं गुरुजी, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि भारत की जनता की तुलना किससे करते हैं? किससे करते हैं? अंग्रेज से नहीं सर, कांटा से नहीं सर, मुकुट से नहीं सर, करते हैं सर फूल से। किससे करते हैं? गुरुजी करते हैं फूल से। फूल से कैसे करते हैं आइए हम आपको बताते हैं। आपको याद होगा, है ना, आपको भैया याद होगा कि फूल से इसीलिए करते हैं कि कहते थे, कवि महोदय कहते हैं कि वही जनता जिसको तुम पैरों की धूल समझते थे,
जिसको कि तुम फूल समझते थे, जब मन किया सजा दो और जब मन किया हटा दो। वो फूल, तो फूल से तुलना हो गई थी। किनसे तुलना हुई थी भैया? फूल से तुलना हुई थी। आगे कहते हैं कि कवि के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? या तो कहीं गिट्टी तोड़ रहे होंगे या किसी धान में काम कर रहे होंगे, किसी खेतों में काम कर रहे होंगे। तो आप कहते हैं खेतों में या खलिहानों में। कहाँ पर मिलेंगे भैया? खेतों में या खलिहानों में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? खेतों में मिलेंगे या तो खलिहानों में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आज के देवता कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे भैया बताओ? आज के देवता जो है वो आपको खेतों या खलिहानों में मिलेंगे। चलो, कवि के अनुसार सोने का ताज पहनकर कौन इठला रही है? सोने का मुकुट पहनकर कौन गर्व कर रही है? कौन जो है इठला रही है बच्चों? कौन? तो कहते हैं देश की जनता, देश की मिट्टी, भारत माता या देवी देवता। कौन बच्चों? तो कहते हैं देश की जनता। देश की जनता सोने का मुकुट पहनकर इठला रही है। सोने का मुकुट पहनने के लिए व्याकुल हो रही है, अर्थात जनतंत्र की स्थापना करने के लिए, लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए व्याकुल है। हाँ सर। कहते हैं कि राष्ट्र कवि दिनकर जयंती कब मनाई जाती है? तो विद्यार्थी जी, जब इनका जन्म हुआ था जिस तारीख को, उसी तारीख को जयंती मनाएंगे। बताओ बच्चों, आप अपना बर्थडे कब मनाते हो? सपोज दैट आपका जन्म हुआ है 2 जनवरी को, तो आप अपना बर्थडे कब मनाओगे? बताओ। आपका जन्म हुआ है 2 जनवरी को, तो आप अपना बर्थडे कब मनाओगे? तो गुरुजी ये कौन सी बात है? ये तो वही वाला बात हो गया। अरे भैया, 10 रुपया वाला बिस्कुट कै रुपया में देगी? 10 वाला बिस्कुट क्या में देते हैं? वो वाला बात हो गया गुरुजी। 2 तारीख को जन्म हुआ है तो 2 तारीख को ना जब बर्थडे मनाएगा। लेकिन बच्चों, जिनके बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं, उनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो हम इसका जन्मदिन कब मनाएंगे? 23 सितंबर को ही ना मनाएंगे। हाँ सर। कहते हैं कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि है। प्रमुख कवि है। तो आपने देखा होगा, लिखा था पहले में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि। उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि, है ना? उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि। कोई दिक्कत नहीं सर। इसके बाद क्लास कब से होगा सर, बताइए सर। सक्षम भैया बता देंगे, बता देंगे इसके बाद क्लास होगी कि नहीं होगी। नहीं होगी क्यों? क्योंकि आज हम देख रहे हैं दोपहर से ही नेटवर्क की समस्या यहाँ बहुत ज्यादा आज रही है। ठीक है। और जो भी क्लासेस हुई है, मैथ की क्लासेस सुबह में हुई थी 10 बजे से। उसके बाद क्या कहते हैं, हिस्ट्री की क्लासेस हुई और अभी हिंदी की क्लासेस हो रही है। तीनों क्लासेस जो है ज्यादा समय तक हुई है। नेटवर्क की समस्या आज उत्पन्न हुई है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं सूचना दे दूंगा। ठीक है। आप तो हमें कॉल भी कर लेते हो, आपको कॉल पर भी सूचना मिल जाएगी। तो कॉल यदि रिसीव नहीं होता है, इसका मतलब किसी कार्य को करने में व्यस्त होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हम आपके कॉल को इग्नोर कर रहे होते हैं, नहीं। किसी कार्य में व्यस्त होंगे, इसीलिए कॉल रिसीव नहीं हुआ। ठीक है। चलिए। एक है, कहते हैं भटकती आत्मा जी, बाप रे बाप, बड़े डर लगे है जी आत्मा से। कहते हैं सर हम गाया जिला से है। भैया आपकी आत्मा काहे भटक रही है? गाया जिला इतना प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध को वहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लोग भटक भटक करके गाया में जाकर के ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, और आप अपनी आत्मा को भटका रहे हो। भैया आप अपना वास्तविक नाम बताएंगे प्रभु? आप अपना वास्तविक नाम बताएंगे? नीतीश कुमार जी भी हमारे साथ सोच रहे हैं, अरे अरे बाबा ये तो अलग ही चल रहा है इधर। अरे ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? पहले गया फिर होता। चलो भाई। सर आप कितने बजे से क्लास शुरू करते हैं? हिंदी की क्लासेस प्रतिदिन 6 बजे से होती है। कितने बजे से? 6 बजे से होती है। हिंदी व्याकरण की क्लास प्रतिदिन सुबह 7 बजे से होती है, मेरी क्लास। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो 10 बजे जुड़ जाइएगा दिन में। अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, वो आपके लिए टाइम है 2 बजे, है ना? इस प्रकार से है। जब आप हमारी टीम से जुड़ते हैं, हमारे नंबर पर संपर्क करते हैं, तो आपको सारी चीजें जो है अच्छे तरीके से समझा देंगे हम लोग। ठीक है। बस पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए। पढ़ाने वाले हम लोग तैयार हैं। पढ़ाने वाले हम लोग तैयार हैं। अगर आप लोग नए हैं, हमारी टीम से जुड़ना चाह रहे हैं, तो जल्दी से आपके लिए एक नंबर है, जल्दी से इस पे संपर्क करें।
जल्दी से इस पर कॉल करें और इस पर संपर्क करें, अपनी सारी समस्या का हल पाएं, फालतू की चीजें ना करें बस। ठीक है, ठीक है। हाँ, टीम का नंबर है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं, जो भी सूचनाएं होगी अच्छे से वो आपको दे देंगे। ठीक है। हाँ, विशाल जी है हमारे साथ, बहुत अच्छा विशाल जी, आइए आगे बढ़ जाएं। और जो भी साथी नए इस चैनल पर अभी देख रहे हैं, अभी जो देख रहे हैं आप लोग अगर नए आए हुए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपका अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट हमें मिल पाए। ठीक है, सब्सक्राइब करके जाइएगा भैया। आओ आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि राम, ये हो गया ना जी, हाँ ये हो गया। आगे कहते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? बेगूसराय वाले बताओ, बताओ भैया बेगूसराय वाले, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो गुरुजी वो रहने वाले थे बेगूसराय के। और बेगूसराय कहाँ पर है विनायक भक्ति जी? बेगूसराय कहाँ पर है बताओ? आई एम न्यू, बिल्कुल हम भी न्यू, आप भी सब्सक्राइब करके जाना, हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। निवेदन है आप सबों से कि आप सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, चलो आगे कहते हैं कि गुरुजी यह जो रामधारी सिंह दिनकर जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो गुरुजी ये बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के कौन से जिला? कौन से जिला भैया, कौन से जिला? तो बेगूसराय जिला। कहाँ से? बेगूसराय जिला से। कहाँ से भैया? देखो ना, का क्या पूछ रहे हो जी, क्या क्या पूछ रहे हो मेरे भाई? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि दिनकर जी कवि के साथ साथ और क्या है? दिनकर जी कवि तो है, मानते हैं, क्योंकि कविता यही उनकी ही कविता है, तो कवि तो है, लेकिन और क्या है उनके साथ? तो ये कवि भी है और गद्यकार भी है। कवि भी है और गद्यकार भी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाना है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखिए प्यारे साथी, आप लोग जानते हैं कि यह क्रैश कोर्स चल रहा है और देखते हैं कि आपका जो है अब, अरे भैया ये क्या हो गया था जी? ये तो आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया था, ऑब्जेक्टिव सेशन खत्म हो गया था, 30 ऑब्जेक्टिव खत्म। हम अपने विद्यार्थी जी से जानना चाहेंगे कि आप 30 में से कितने सवाल का सही सही जवाब दे पाए, कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दे पाए? एक बार कमेंट बॉक्स को भरिएगा आप लोग फास्ट में, जरा फास्ट कीजिएगा। सभी मेरे प्यारे प्यारे दर्शक बंधु से निवेदन है, सर थोड़ा फास्ट में कराइए। बिल्कुल, बिल्कुल भैया। ए अनुज यादव भैया जी, हम भी चाह रहे हैं कि थोड़ा फास्ट हो, लेकिन जल्दी से कमेंट करिए ना फास्ट में। सर 30 में 30, सुधांशु जी है 30 में 30, कोमल जी है पूर्णिया से 30 में 30, हाँ ठीक है। सक्षम सिन्हा जी 30 में 30, और कहते हैं सालूक बाबू सर 30 में 30, और कौन है भाई? जल्दी से मोहिनी जी 30 में 30। वाह, आज तो कमाल हो गया, ये तो आज गजबे हो गया भैया। आज जी गजबे हो गया जी। अधिकतर विद्यार्थी जी, ज्योतिष जी है, विनायक भक्ति क्या श्री जी है, मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे विद्यार्थी जी हैं हमारे साथ, जिनको कि 30 में 30 आए हैं। कितने में कितने आए हैं भैया? 30 प्रश्न में 30 प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। इतने तेजस्वी है हमारे साथ। मोहिनी जी भी 30 में 30 कर दिया, वाह वाह, एक बार ताली बनता है सर, ताली बनता है। साक्षी कह रही है सर नहीं पता, नहीं पता इसीलिए है क्योंकि आप बीच क्लास में आए थे, बीच क्लास में आए थे, इसीलिए आपको नहीं पता है। चलिए आइए क्वेश्चन बैंक पर चलते हैं। क्वेश्चन बैंक का भी एक आपने बना दिया, क्वेश्चन बैंक में एक भी गलती नहीं करेगा आप लोग। देखते हैं ना, सवाल पूछे गए हैं 2021 में, 2021 में पूछे गए हैं। हाँ भाई, मोहनी जी का भी 30 में 30 है, 2021 में पूछे गए सवाल है। आगे कहते हैं कि सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने की ताज पहनकर इठलाती है, किस कविता की लाइन है ये? किस कविता की लाइन है गुरुजी? ये कविता जो है जनतंत्र का जन्म, यही कविता में इस लाइन को पढ़े थे। मजा आया? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसमें एक भी गलती नहीं होगा सर, क्वेश्चन बैंक में गलती हो ही नहीं सकता है। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे गुरुजी? बिहार के बेगूसराय जिला सिमरिया गांव के रहने वाले थे। आगे कहते हैं कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? 2020 में पूछा गया है, तो कहना है गुरुजी रामधारी सिंह दिनकर। आगे कहते हैं कि दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो कहते हैं ज्ञानपीठ मिला था उर्वशी पर, संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अभी पूछा है लेकिन ज्ञानपीठ, तो ज्ञानपीठ मिला था उर्वशी पर। किस पर मिला था साथियों? तो गुरुजी उर्वशी पर मिला था, गुरुजी उर्वशी पर मिला था।
अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, तो सर जी वो मिला था, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संस्कृति के 4 अध्याय पर। लेकिन यहाँ उर्वशी की बात हो रही है तो हम ज्ञानपीठ बोलेंगे। ज्ञानपीठ बोलेंगे गुरुजी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 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 कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? तो गुरुजी बेगूसराय। कहाँ हुआ? बेगूसराय बिहार में। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ का नाम बताओ साथियों। पाठ का नाम बताओ साथियों। चलो जल्दी से। कहते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ का नाम बताओ। उस पाठ का नाम है गुरुजी जनतंत्र का जन्म। क्या नाम है? जनतंत्र का जन्म इस चैप्टर का नाम है। आगे कहते हैं मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? गुरुजी मिट्टी की जो अबोध मूर्तें हैं वो है हमारी जनता है। हमारी प्यारी सी हमारी प्यारी प्यारी जनता है मिट्टी की अबोध मूरत। आगे कहते हैं सर जी सिंहासन खाली करो जनता आती है किस कविता की पंक्ति है? हे भैया ये तो जनतंत्र के जन्म वाला पंक्ति है। आगे कहते हैं मेरे साथी कवि दिनकर के अनुसार कौन जो है सोना का ताज पहन करके इठला रही है? 2022 में पूछा गया है। तो कहना है गुरुजी देश की जनता। देश की जनता जो है सोने के ताज पहनने के लिए सिंहासन पर बैठने के लिए अब आतुर है। इसलिए अंग्रेजों से कह रहे हैं, राजाओं महाराजाओं से कह रहे हैं भैया तू सिंहासन खाली करो, जल्दी यहां से हटो, अब जनता आ रही है। ऑप्शन नंबर ए। आगे कहते हैं कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? क्या है? श्रृंगार है, रहस्यवाद है, प्रकृति और सौंदर्य है, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है। क्या होना चाहिए साथियों हमें बताइएगा एक बार जल्दी से बताइएगा इनका क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग। ठीक है। सभी विद्यार्थी जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, कुछ कह रहे हैं बी। थोड़ा सा इस पर कंफ्यूजन है, एक बार जल्दी से आप लोग देख करके बताइएगा कहाँ क्या होना चाहिए इसका। क्या होना चाहिए बताओ? तो राष्ट्रीय चेतना का होना चाहिए, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, ये होना चाहिए ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, इस पर कंफ्यूजन बना ही रहेगा। ठीक है, एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा, आपके अनुसार क्या होना चाहिए? प्रकृति और सौंदर्य, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं, कुछ विद्यार्थी जी ये कह रहे हैं, देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कभी दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो कहना है गुरुजी जनता के लिए। भैया किसके लिए कह रहा है? जनता के लिए। किसके लिए? जनता के लिए। हाँ सर, वो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सी हो सकता है, कुछ कह रहे हैं सर डी होगा, बिल्कुल होगा, है ना? चलो उस पर देख लेते हैं, उसको बाद में देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स में हम उसको पिन कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा बाद में भी। आगे कहते हैं बच्चों, अब देखिए, अब हो गया आपका 12, 12, 12 में से कितने आपके आए? 12 में से हम कहते हैं सभी विद्यार्थी जी का 11, 11 आया होगा। एक जो होगा ना, एक डाउट में होगा, जो अभी अभी आपने देखा है, एक जो है डाउट में होगा, है ना? एक जो है आपका डाउट में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न पे। कवि की दृष्टि में समय के साथ घर-घर नाद क्या होता है? तो कवि की दृष्टि में जनता का बदला दिन ही समय का घर-घर नाद है। अब देश में लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, जिसमें शासन जनता का होगा। जनता के अब दिन बदल रहे हैं। जो जनता पैरों की धूल के समान थे, फूलों की तरह थे, अबोध मूरत की तरह थी, मतलब असभ्य थी, अशिक्षित थी, अर्ध तन मतलब आधे कपड़े पहने हुए थे। उस जनता के दिन अब बदल रहे हैं। तो कहते हैं उनके घर घर सही समय जो है घर घर नाद हो गया है। अब देश में किस चीज की स्थापना होने लगी है? लोकतंत्र की स्थापना होने लगी है। और लोकतंत्र में शासन किसका होगा? जनता का होगा। किसका होगा? जनता का शासन होगा। आगे कहते हैं कवि जनता के स्वप्न का
किस तरह चित्र खींचता है, तो कवि जनता के स्वप्न का एक सुंदर चित्र खींचता है। कवि के अनुसार वर्षों सदियों से दुख सहने वाली जनता को अब सुख मिलने वाला है, क्योंकि देश में लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। लोकतंत्र की स्थापना हुई, अर्थात जनता का दिन बदल गया। जनता का क्या बदल गया गुरुजी? दिन बदल गया। कहते हैं कि विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है? कवि जो है किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है गुरुजी? विराट जो जनतंत्र है, विराट जनतंत्र का स्वरूप 30 करोड़ जनसंख्या वाले देश में लोकतंत्र की स्थापना है। यही है विराट जनतंत्र का स्वरूप। विराट जनतंत्र का स्वरूप है। उस समय हमारी जनसंख्या 30 करोड़ थी, जिस समय की ये कविताएं हैं, 30 करोड़ थी, है ना? 30 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट रखने की बात हो रही है, क्योंकि लोकतंत्र में राजा जो है, लोकतंत्र में राजा जो है जनता ही होती है। राजा जो है राजा नहीं होता है। राजा कौन होता है? तो जनता राजा बनती है। ठीक है? अगर जनता चाहेगी तो उसको हटा करके फिर दूसरे व्यक्ति को राजा बना सकती है वो। ये पावर सिर्फ और सिर्फ जनता के पास है। आगे कहते हैं कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वह कहाँ मिलेंगे? कवि की दृष्टि में आज के देवता सड़कों, खेतों, खलिहानों में काम करने वाले लोग हैं। यह लोग सड़कों में, खेतों में या कहीं भी अन्य जगह काम करते हुए मिलेंगे। कवि की दृष्टि में देवता कौन है? कवि की दृष्टि में देवता कौन है बताओ? तो खेतों में काम करने वाले, खलिहानों में काम करने वाले लोग जो है देवता है। आगे कहते हैं कविता का मूल भाव क्या है? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। कविता क्या कहना चाहता है? प्रिंस जी कह रहे सर कॉल उठाइए ना भैया, कॉल आपका रिसीव हो जाएगा। ठीक है? हो सकता है कि कॉल पर नहीं बैठे होंगे वो, कॉल आपका रिसीव हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं कि इस कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है। दिनकर जी की कविता में काफ़ी रहस्यमयी बातें छुपी है। इस कविता के माध्यम से कवि लोकतंत्र की स्थापना हो जाने के कारण यहाँ के शासकों को सचेत कर रहे हैं। जो जनता वर्षों से यातनाएँ सह रही थी, अब उनका समय आ गया है। इसीलिए उनके जीतने की उसके जितने भी शासक हैं, वो सिंहासन खाली कर रहे हैं। जनता का दिन बदल रहा है, जनता का दिन बदल गया है। अब जो है जनता स्वयं सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार है और जनता के लिए सिंहासन को खाली किया जा रहा है। अर्थात भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। हो गया भैया आपके चैप्टर का पूर्ण रूप से द एंड। और आप हमें बना करके भेजेंगे अपना दिल। क्या बना करके भेजना है गुरुजी? दिल बना करके भेजना है। और हम दिल बना करके पहले भेजिए, उसके बाद थोड़ा-सा मुस्कुरा दीजिएगा, तब हम आपको बताएँगे नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्या होने वाला है प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जी, नेक्स्ट क्या होने वाला है, अगले दिन क्या होने वाला है, अगले दिन आपका कौन-सा चैप्टर होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे। हैं? किसी की भी हो, किसी की भी हो, क्यों बोलेंगे अभी भैया? अभी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 14 तारीख को, अभी नहीं बोलेंगे। सबका अपना-अपना मत है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 14 तारीख को देखेंगे, ठीक है? चलिए, विद्यार्थी जी, यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला जो आपका चैप्टर होने वाला है, अगला जो चैप्टर होगा आपका 7वां नंबर चैप्टर, कितना नंबर चैप्टर? 7वां नंबर चैप्टर होगा और चैप्टर का नाम होगा हिरोशिमा। क्या नाम होगा बच्चा बताओ? हिरोशिमा। चैप्टर का नाम होगा हिरोशिमा। और यो हिरोशिमा जो है एक स्थान है, एक जगह है। और यह जगह कैसे बर्बाद हुआ था, इस पर कौन जो है बम गिराया था, बम क्यों गिराया था, बम मार-मार के इस जगह को इतना ना रद्दी बना दिया था, इसके बारे में हम बताएँगे। और इस चैप्टर के जो आपके कवि महोदय होंगे, इसके जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे? सच्चिदानंद हीरानंद वतस्यायन अज्ञेय। कौन होंगे? सच्चिदानंद हीरानंद वतस्यायन अज्ञेय। कौन होंगे? सच्चिदानंद हीरानंद वतस्यायन अज्ञेय। ठीक है? इनको शॉर्टकट में हम बोलेंगे अज्ञेय जी। क्या बोलेंगे? शॉर्टकट में बोलेंगे अज्ञेय जी। ये आपका नेक्स्ट डे का है ना? नेक्स्ट डे आपका इसी चीज पर क्लास होने वाली है। इसके पीछे जितने भी चैप्टर है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नोट्स और पीडीएफ के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, जॉस स्टडी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रजिस्टर कर देना है। ठीक है? अगर आप बैच परचेज करते हैं, काजल जी बहुत पीछे आए हो आप, बहुत, अब छुट्टी का समय हो गया।
छुट्टी का समय हो गया। हम लोग जब ट्यूशन में जब पढ़ते थे, तो ट्यूशन में जब लेट से जाते थे ना, तो बड़ी मार खाते थे, बड़ी मार खाते थे सर। हाँ, बहुत बड़ा नाम इसका है, सच्चिदानंद हीरानंद वतस्यन अज्ञेय। एक फ़िल्म आपने देखा होगा, कौन-सा? धमाल। धमाल फ़िल्म देखा होगा जिसमें कि डब्ल्यू को खोजने के लिए जाता है वो हीरो लोग सब। उसमें आपने देखा होगा कि एक गाड़ी में जब बैठता है, तो उसमें कहता है कि भैया अब ये कितना दूर बचा है वो जगह? कहेगा बस नाम बताते-बताते पहुँच जाएँगे। कहता है हाँ, बहुत अच्छा, नाम बताओ? तो क्या कहता है? अय्यर। पहले नाम बताता है अय्यर, तब क्या कहता है? चिन्नास्वामी, मुत्तुस्वामी, वेणुगोपाल अय्यर। बहुत बड़ा नाम, उसका इतना बड़ा नाम है कि 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर नाम बताते-बताते हो जाता है। चलिए, चलिए कोई बात नहीं, वही हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वतस्यायन अज्ञेय, लेकिन हम लोग इसको शॉर्टकट में पढ़ेंगे अज्ञेय जी। क्या पढ़ेंगे? अज्ञेय जी पढ़ेंगे। हाँ सर। गुड नाइट सर, बाय-बाय मेरे प्यारे-प्यारे लॉलीपॉप वगैरह जो भी हो, दिल के धड़कनों, दिल के सुकूनों, कुछ भी कह सकते हैं, है ना? चलिए, कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं सर। तो चलिए भैया हम मिलेंगे आप लोगों से अगले क्लास में, अगले क्लास अर्थात चैप्टर नंबर 7 में। और साथियों एक मैं आप लोग को सूचना दे दूँ, सुबह जो है, सुबह क्लास होगी, ठीक है? अभी अब क्लास नहीं होगी, अभी क्लास नहीं हो पाएगी, कुछ कारण है। सुबह क्लास होगी, बता देंगे भइयों, क्योंकि जिस कार्य को आप लोग गुड न्यूज़ सुनना चाह रहे थे ना सक्षम भैया जी, गुड न्यूज़ जो सुनना चाह रहे थे, वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, ठीक है? इसीलिए इसीलिए थोड़ा-सा ढीला है, थोड़ा-सा ढीला, 1 दिन प्लीज़, 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 प्लीज़ आप लोग के लिए ही कह रहे हैं 1 दिन, है ना? 1 दिन सर। अनुज यादव जी, सर मेरे तरफ से दिल से गुड नाइट एंड बाय। बाय-बाय मेरे भैया, कल फिर आइएगा आप लोग। आप लोग आते हैं तो मन में उत्साह बढ़ती है कि नहीं, देख रहे हैं, छपरा से देख रहे हैं, सिवान से देख रहे हैं, पटना से देख रहे हैं, आप कहाँ से, गया से है, खगड़िया से है, बहुत सारे, और हम सहरसा से हैं। अनेक-अनेक जगह से प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जी जुड़ कर के पढ़ते हैं, देखते हैं, पूर्णिया जिला से है ना? बहुत अच्छा लगता है साथियों, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिल कर के। और हम चाहते हैं कि बहुत जल्द हम आप लोगों से फिज़िकली मिलें, ऑफ़लाइन में आकर के मिलें, और यह बहुत जल्द होगा साथियों। जब भी हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, हम अपनी टीम के साथ पहले सूचना कर देंगे कि आज हम इस डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, तो हम आप लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएँगे, हम आप लोगों से मिलेंगे। सर, कल गुड गुड न्यूज़ दीजिएगा? हाँ, कल उम्मीद है कि सर हो जाएगा काम। कल उम्मीद है कि काम हो जाएगा। अब जो है ना बच्चों, बोलेंगे नहीं हम। जब तक होगा नहीं तब तक कुछ बोलेंगे नहीं। जब तक होगा नहीं तब तक बोलेंगे नहीं। सौरभ सिंघानिया जी है, लास्ट में आए हैं सौरभ सिंघानिया जी। हेलो सौरभ जी, कैसे हो? जल्दी से बताओ भैया कैसे हो? सब मस्त में चल रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छा चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, लो भाई आप लोग को भी पूछ रहा है। बताओ, सौरभ जी को बताओ। चलिए भैया हम मिलेंगे आप लोगों से चैप्टर नंबर 7 में। कल की क्लास हो सकती है पूरी तरह से बंद रहे, ठीक है? मेरी पूरी तरह से बंद रहेगी, लेकिन आपको 10 बजे वाली क्लास में आ जाना है, 2 बजे वाली क्लास में आ जाना है, निश्चित रूप से होगी वो क्लास। गणित की क्लास और हिस्ट्री की क्लास होगी। सौरभ सिंघानिया जी, अच्छी हूँ सर। अच्छी हूँ सर? अच्छा, चलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड न्यूज़ वेट करेंगे सर। हाँ, अनुज यादव जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर, गुड न्यूज़ मिलेगा आप लोगों को, बहुत जल्द मिलेगा। और आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि जिस चीज़ के लिए हम लोग कल जाएँगे वो हो जाए, ठीक है? वो हो जाए बच्चों, ठीक है? आप लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिए जिसके लिए हम लोग कल निकलेंगे, वो पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए बच्चों, और आप लोग चाहेंगे तो वो बिल्कुल होगा। है ना? हाँ सर। सौरभ सिंह जी, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए होंगे, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका सपोर्ट हमें मिलेगा, इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। और अगर आप हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी टीम से जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना होगा। ठीक है? इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आप 12th का नोट्स लेना चाहते हो या 10th का नोट्स लेना चाहते हो, हर चीज़ आपको मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट करें, बात करें, आपका सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है बच्चों? चलिए सर, बहुत हो गया क्या है?
ऋषिका सिंह जी। सौरभ जी कह रहे हैं सर मेरा नाम ऋषिका सिंह है। बहुत अच्छा ऋषिका जी, है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर आप कल मिलिएगा आप लोग समय से, ठीक है? मिलेंगे हम आप लोगों से, इंतज़ार रहेगा चैप्टर नंबर 7 में। धन्यवाद, नमस्कार, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय-बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। हो गया?